अस्सलामुअलैकुम। क्लास थमते थमते जो है ना, मैंने कल आपको बताया था कि मेरा अंदाजा ये है कि अगले दिन हम इस कमरे में भी आ सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि जो 12वीं क्लास होगी वो मेरे ऑफिस में हो रही होगी, क्योंकि 3 बच्चे बैठे हुए होंगे। चले, अच्छी बात यह है कि जो यहाँ तक पहुंचे और साथ साथ चल रहे हैं वो बड़े अजीम लोग हैं। वो अपनी मंजिल समझते हैं, वो डे टू डे चीजों को साथ लेके चल सकते हैं। लाइफ में कोई भी टारगेट अचीव करना आसान नहीं होता, लेकिन जब आप ये तय कर लेते हैं कि मैंने इस तरह से करना है और उस पर कमिटेड रहते हैं, तो वो चीज पॉसिबल हो जाती है। तो आई होप कि इस वक्त जो है वो आप लोग कमिटमेंट से साथ साथ चल रहे हैं। जिनको थ्रू आउट सीलो में मसला था, अगर उन्होंने साथ साथ इन 5-6 दिनों में सिर्फ सीलो किया है, तो आई एम मच श्योर कि वो बहुत अच्छी ग्रिप लेवल पे हैं। बीलो के बाद सीलो को देखें तो डर सा लगता है, लेकिन जब ओवरऑल सीलो को तेजी से कवर करे तो अंदाजा होता है कि नहीं, वो सिर्फ अजीब से ही डर था। इंटरेस्टिंगली ये बीलो से आसान है करने में। इसको याद करना मुश्किल है, लेकिन इसको समझना या इसके फ्लो को ज़हन में रखना, बीलो में हर बदलते चैप्टर में टॉपिक बदल जाता है, एक अलग बात हो रही होती है। यहाँ कम से कम एक बड़ा थीम है जिसके गिर्द हम रिवॉल्व कर रहे हैं कि कंपनी क्या है और कंपनी ये काम कैसे करती है। तो क्या हमें पीछे सारी बातें क्लियर हैं? किताब का हमारे पूरे सिलेबस का सबसे बड़ा चैप्टर डायरेक्टर्स, हमने तकरीबन 1.5 से 1.25 सेशन जो है ना इस चैप्टर के लिए रखे हैं, ताकि हम इस पे भी बात करें और फिर डे एंड पे सीलो के ऊपर जो है ना वो डिफरेंट तरह से क्रैमिंग क्या होगी, किस तरह से होगी, उसको भी बात कर लें। ग्रुप में मैसेज तो कम्युनिकेट हुआ था, तो ये गुमान रखना कि शायद किसी और क्लास में बच्चे चले गए होंगे, ये हम वो तो खुशफहमी तो ना रखें, बस जो है इतना ही है। ठीक है जी। डायरेक्टर्स, अब जब कंपनी चलानी है और हमने अदर ऑफिसर्स की बात की, तो कंपनी चलाते हुए जो मेन लोग जिनकी आपको जरूरत पड़ती है, दो आर डायरेक्टर्स। आपको याद होगा हमने कहा था वो डब्बे में पैसे डाल दिए, लेकिन अब वो डब्बा चलेगा कैसे, वो आर्टिफिशियल सेटअप काम कैसे करेगा, वो इंसान थोड़ी है। तो फिर क्या होगा कि मेंबर्स वगैरह में से शायद कुछ लोग उठ के आगे आ जाएं कि अच्छा भाई हम इसको काम करेंगे और इसकी सैलरीज लेंगे, और हो सकता है कुछ बंदों को बाहर से हायर कर लें, कुछ एम्प्लॉइज को हायर कर लें और उनको कहें कि ये काम अब आपने करना है और ये काम इस तरह से करना है। तो डायरेक्टर्स वो मैनेजमेंट के लोग हैं जो कंपनी के डे टू डे अफेयर्स को चला रहे हैं, चीजों को लेके चल रहे हैं। डायरेक्टर्स एक ग्रुप ऑफ पर्सन के तौर पे काम करते हैं और ये एक बोर्ड होता है, यानी कि डायरेक्टर्स को कलेक्टिवली हम बोलते हैं बोर्ड। इसको बीओडी भी बोल सकते हैं, इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बोल सकते हैं, उसको खाली BOARD बोर्ड भी बोल सकते हैं। तीनों में से कुछ भी लिख देंगे मतलब सेम होगा। तो जो हमारा बोर्ड है दैट शुड बी मिक्स ऑफ डिफरेंट पीपल, और उसमें अलग अलग तरह के लोग होने चाहिए। अब इस चैप्टर में अगर हम बात करें तो सबसे पहला सफा तो बेसिक्स पे बात करेगा, फिर उसके बाद हम डायरेक्टर की इनएलिजिबिलिटीज देखेंगे, फिर हम डिफरेंट तरह के डायरेक्टर्स देखेंगे, फिर चौथा टॉपिक ये होगा कि हम डायरेक्टर्स की रिमूवल पे बात करेंगे, और देन उसके बाद डायरेक्टर्स की उसी तरह से मिसलेनियस टॉपिक शुरू हो जाएंगे जिस तरह से लास्ट डे हमारे मीटिंग्स के मिसलेनियस टॉपिक स्टार्ट हो गए थे, उसको खत्म करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। पहले सेशन में जो ओरिजिनल टारगेट है वो ये है कि टाइप ऑफ डायरेक्टर्स और उनका रिमूवल, अगर सारी चीजें कवर हो जाए तो बहुत अच्छा है, रिमूवल तक ना भी पहुंचे तो टाइप ऑफ डायरेक्टर्स कम से कम कवर हो जाए तो भी हमारा एक अच्छा सेशन गुजर जाएगा। डायरेक्टर्स कौन लोग हैं? अगेन चैप्टर बड़ा है और अगर हम एक सेशन में करते तो बहुत हबड़ दबड़ में होता। 2 सेशन करने का मतलब ये है कि मैं एक सफिशिएंट टाइम इसको देना चाहता हूं, क्योंकि शायद ये लेक्चर एक लास्ट रिजॉर्ट बन जाता है अक्सर लोगों का पेपर से 2 दिन पहले, जब वो डायरेक्टर के चैप्टर को देख के परेशान होते हैं तो कहते हैं ये तो नहीं होने वाला, चलो एक काम करता हूँ सर की वीडियो सुन लेता हूँ। तो किसी भी चैप्टर की निस्बत इस वाले चैप्टर के ऊपर जो है ना वो लोगों के व्यूज थोड़े से ज्यादा आते हैं, और उसका रीजन मुझे साफ समझ आती है कि चैप्टर करते हुए जान जा रही होती है, तो चलो वीडियो सुनते रहें। मैं थ्रू आउट किसी भी चैप्टर में आपको ये नहीं कहता रहा कि इस चीज को याद कर लें, इस चीज को समझ लें, इस तरह से करके, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है तो यहाँ आपको हर स्लाइड के ऊपर या यू लिखा नजर आ रहा होगा या सी लिखा नजर आ रहा होगा। यू का मतलब है अंडरस्टैंडिंग और सी का मतलब है क्रैमिंग। कहीं आप यूसी से अपनी वो करेंसी ना समझ लें, वो करेंसी भी वो भी यू और सी होती है ना, वो जो पबजी वगैरह के अंदर होती है। बंद हो गई? अच्छा चल रही है, ठीक है। तो
U फॉर अंडरस्टैंडिंग, C फॉर क्राइमिंग। तो स्लाइड बाय स्लाइड जहां जहां मैं आपसे कहूंगा कि हाँ भी ठीक है ये चीज समझ आ गई, अगर आपको समझ आ गई है तो फिर आपको उससे रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, उससे ये चैप्टर का क्वांटम थोड़ा सा कम लगेगा। अगर ऑप्शन होती तो हम इस चैप्टर के बगैर गुजारा चला लेते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ऑप्शन नहीं है। पेपर में आपको इस चैप्टर का सवाल नजर आ ही जाता है, तो इसलिए जो है ना वो इस चैप्टर को छोड़ के हम जो है ना वो जिंदगी अच्छी नहीं गुजार सकते, तो ये चैप्टर तो करना पड़ेगा। डायरेक्टर कौन है जी? डायरेक्टर की सीट पे मौजूद जितने भी लोग, ये देखिए ऊपर यू लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ जितनी भी बात है उसमें हम अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे हैं। डायरेक्टर की कुर्सी पे कोई भी शख्स अगर बैठा है तो हम उसे डायरेक्टर कहेंगे। एनी पर्सन ऑक्युपाइंग द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर बाय व्हाटएवर नेम। इसका मतलब है कि अगर एक बंदा एम्प्लॉय डायरेक्टर है, एक बंदा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, एक बंदा इलेक्टेड डायरेक्टर है, एक बंदा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, कोई गवर्नमेंट ने नॉमिनी बिठा दिया, कोई क्रेडिटर्स ने नॉमिनी बिठा दिया, कोई इन्वेस्टर ने नॉमिनी बिठा दिया, चीफ एग्जीक्यूटिव हो गया, ये सारे के सारे लोग जिस मर्जी नाम से भी आए, अगर ये डायरेक्टर की सीट पे बैठे हैं तो हम इन्हें क्या कहेंगे? डायरेक्टर। तो इसका मतलब है वर्ड डायरेक्टर का मतलब है ऑल टाइप ऑफ डायरेक्टर्स। अब जब मैं आपसे कहूंगा कि डायरेक्टर की इनएलिजिबिलिटी, तो आपने ये नहीं पूछना सर ये उस डायरेक्टर की, उस डायरेक्टर की, उस डायरेक्टर की। अगर मैं आपसे कहूं डायरेक्टर्स की पावर, वो भी सारे डायरेक्टर्स। अगर मैं कहूं डायरेक्टर्स की लायबिलिटीज, तो वो भी हम सबकी बात कर रहे हैं। तो टेक्निकली डायरेक्टर का मतलब है कोई भी बंदा जिसको हमने डायरेक्टर की सीट दे दी, डायरेक्टर के इख्तियार दे दिए, चाहे उसका जो मर्जी नाम हो। फिर डायरेक्टर के कुछ बेसिक्स बता रही हैं। डायरेक्टर सिर्फ नेचुरल पर्सन होने चाहिए, कुदरती इंसान, ह्यूमन बींग्स, यानी कंपनी डायरेक्टर नहीं हो सकती, कोई ट्रस्ट डायरेक्टर नहीं हो सकता, कोई पार्टनरशिप डायरेक्टर नहीं हो सकती। डायरेक्टर एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए, नॉर्मल इंसान होना चाहिए। अगर कहते हैं डायरेक्टर एक पर्सन हो, तो आप लोगों ने तो पर्सन की पता नहीं क्या क्या डेफिनेशन पढ़ रखी है, टेक्स्ट में तो कोई 15 तरह के लोगों को पर्सन कह देते हैं आप। तो नेचुरल पर्सन, डायरेक्टर नेचुरल पर्सन होंगे, ये हमेशा कलेक्टिवली काम करेंगे मेजॉरिटी, और डायरेक्टर्स की मीटिंग में हमेशा शो ऑफ हैंड होगा। एक डायरेक्टर 15 लाख वोट लेके डायरेक्टर बना और एक 4 लाख वोट लेके डायरेक्टर बना, वहां जाके सबके वोट बराबर हो जाएंगे। जैसे हमारे असेंबली मेंबरान छोटे इलाके से आए हो, बड़े इलाके से आए हो, अगर वो एक एमएनए है तो उसके उतने ही वोट हैं जितने साथ बैठे एमएनए की हैं, चाहे जितना मर्जी उनके वोटों में डिफरेंस हो। तो डायरेक्टर्स में हमेशा शो ऑफ हैंड होगा और डायरेक्टर मिल के काम करेंगे और जितने भी डिसीजन है बाय मेजॉरिटी लेंगे। जब तक लॉ स्पेसिफिकली 3/4 या कोई खास अक्सरियत नहीं बता देता, डायरेक्टर्स की किसी भी मीटिंग का कोई भी फैसला अगर आधे से ज्यादा डायरेक्टर किसी पॉइंट पे आ जाएंगे तो वो हो जाएगा। क्योंकि इंसानों में इख्तिलाफ राय तो होता ही है। तो अगर हम ये कहेंगे 100% डायरेक्टर्स एग्री करेंगे तब मामले होंगे, तो वो तो कभी भी नहीं होना, इन्होंने तो लड़ते झगड़ते रहना है। तो मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी से चीजें हो जाएंगी। हर डायरेक्टर के पास एक वोट है। डायरेक्टर वेरिएबल रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता। अगेन इसका एक असल मतलब और एक मतलब आईकेएफ की किताब ने निकाला। मैं पहले आपको असल मतलब बता दूं। कंपनियां डायरेक्टर नॉमिनेट करती हैं, तो याद है इन्वेस्टर कंपनी ने इन्वेस्टी कंपनी पे डायरेक्टर भेजा। अब अगर हम बैठे सोच रहे हो कि यार एबीसी लिमिटेड कंपनी की तरफ से इस दफा पता नहीं कौन आता है डायरेक्टर, पता लगे हर दफा वो एक डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव आपके पास भेज दें, तो क्या होगा? कंपनी का निजाम खराब होगा कि जो नया बंदा आएगा उसे पता ही नहीं होगा क्या चल रहा है, फिर उसे सारा समझाएंगे, अगली दफा पता लगेगा वो भाई साहब के अलावा कोई और भाई साहब आ गए। तो अगर किसी कंपनी ने दूसरी कंपनी पे डायरेक्टर नुमाइंदा भेजना है तो वो वेरिएबल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होना चाहिए, बार बार बदलता हुआ रिप्रेजेंटेटिव ना हो, एक आइडेंटिफाइड बंदा हो कि भाई ये बंदा हमेशा आपकी मीटिंग में हमारी तरफ से आया करेगा, अनलेस कि वो बंदा वहां छोड़ जाओ फिर किसी और बंदे को नॉमिनेट कर दें। तो डायरेक्टर कैन नॉट बी अ वेरिएबल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट, किसी और कंपनी का वेरिएबल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होना चाहिए। ये बात समझ आ रही है? ये है इसका असल मतलब। आईकेएफ की किताब ने थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट किया, लेकिन मैं एहतियातन आपको वो चीज भी बता दूं। वो ये कहते हैं कि ही कैन नॉट क्लेम रिलीफ फ्रॉम रिस्पांसिबिलिटी एज अ डायरेक्टर इन एनी पर्टिकुलर एरिया ऑफ बिजनेस। वो कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता कि डायरेक्टर के वहां तो मेरी जिम्मेदारी है, वहां जिम्मेदारी नहीं है, उस चीज की तो जिम्मेदारी लूंगा, उस चीज की जिम्मेदारी नहीं लूंगा। अगर उसके जिम्मे 4 काम है तो उसको चारों के चारों की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो किताब ने तर्जुमा निकाला कि डायरेक्टर ऐसा नहीं है कि कुछ जगह रिस्पॉन्सिबल है, कुछ जगह रिस्पॉन्सिबल नहीं है। डायरेक्टर हमेशा हर उस चीज पर रिस्पॉन्सिबल है जो लॉ ने उसके हवाले की है। बात समझ आई? तो डायरेक्टर के बारे में बेसिक बताई। डायरेक्टर फिड्यूशियरी रिलेशन में, भरोसे के रिश्ते में है। डायरेक्टर कंपनी के एजेंट है, कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करेंगे, विजिलेंट रहेंगे और अपनी ड्यूटीज में कोताही नहीं करेंगे। तो इस पूरे सफे पे को बहुत ज्यादा कोई खास इंफॉर्मेशन उन्होंने नहीं दी, सिवाय इसके कि डायरेक्टर नेचुरल पर्सन होता है। कुछ और बातें डायरेक्टर से रिलेटेड
मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर। ओवरऑल स्लाइड यू है, लेकिन ये वाली चीज याद करने वाली है और ये इतनी आसान है कि वैसे याद रह जाती है। कम से कम कितने डायरेक्टर होंगे? सिंगल मेंबर कंपनी मेंबर भी कम से कम एक होता है, डायरेक्टर भी एक। प्राइवेट कंपनी कम से कम 2 मेंबर होते हैं, डायरेक्टर भी कम से कम 2 होने चाहिए। पब्लिक अनलिस्टेड मेंबर भी कम से कम 3 होते हैं, डायरेक्टर भी 3। पब्लिक में हमने वहां पढ़ा था 3, यहाँ पब्लिक की 2 कैटेगरीज हो गई, अनलिस्टेड में 3 और लिस्टेड में 7। अब पलट के ये नहीं पूछना सर मैं कौन से डायरेक्टर की बात कर रहा हूं, जो भी हो। 7 की गिनती जिस मर्जी डायरेक्टर से पूरी हो जाए। आईकेप की किताब ने कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश की है कि एक डायरेक्टर के आगे लिख दिया कि गिनती में काउंट नहीं होगा, ऐसा ओरिजिनल लॉ में कहीं नहीं लिखा हुआ। तो डायरेक्टर की गिनती जो हम 7 की, 3 की, 2 की, 1 की पूरी करेंगे, जो भी शख्स डायरेक्टर की पोजीशन पे बैठा है हम उसे गिनेंगे, और कम से कम 7 बंदे डायरेक्टर्स होने चाहिए जिस मर्जी नाम से आए हुए हो। डायरेक्टर को अपॉइंट करते हुए उसकी कंसेंट होनी चाहिए। किसी बंदे को ना अपॉइंट कर सकते हैं, ना इलेक्ट कर सकते हैं, ना नामजद कर सकते हैं, ना आप बैठे बैठे अचानक से कह सकते हैं मुबारक हो जी आप डायरेक्टर बन गए, जब तक उस बंदे ने राइटिंग में अपनी कंसेंट कंपनी को नहीं दी। और कंपनी ने जब भी किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करना है उसकी कंसेंट समेत रजिस्ट्रार को फाइल कर देना है कि हाँ इस बंदे ने हमें अपनी कंसेंट जमा कराई थी, इसको कोई मसला नहीं है। तो कोई भी शख्स तब तक डायरेक्टर नहीं बन सकता जब तक के वो अपनी कंसेंट ना जमा करा दे। किसी को बगैर उसकी रजामंदी के हम डायरेक्टर नहीं बना सकते, ये बात याद रहेगी। और जब उसकी रजामंदी हमारे पास होगी तो जब उसकी अपॉइंटमेंट होगी हम 15 डेज के अंदर अंदर जिस भी तरीके से अपॉइंटमेंट हुई है, इलेक्शन हुई है, नॉमिनेशन हुई है, हम जमा करा देंगे रजिस्ट्रार को उसकी कि भाई उसने हमें कंसेंट दी थी, हमने उसको अचानक से नहीं डायरेक्टर बनाया, उसकी इतनी रजामंदी शामिल थी। अब यहाँ डायरेक्टर्स की नंबरिंग का कॉन्सेप्ट आता है कि एक बंदा एक वक्त में कितनी कंपनियों का डायरेक्टर हो सकता है। लॉ हमें जो नहीं बताना चाह रहा, आईकेप की किताब हमें बताना चाह रही है। एक वक्त में एक शख्स, सिंगल पर्सन, बहुत सारी कंपनियों का साइमल्टेनियसली डायरेक्टर हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि वो बहुत सारी कंपनियां कितनी? बड़ा आसान सा जवाब दिया है, नो डायरेक्टर शैल बी अ डायरेक्टर, नो पर्सन शैल बी अ डायरेक्टर इंक्लूडिंग अल्टरनेट, एक और किस्म का डायरेक्टर एट सेम टाइम। कोई भी बंदा डायरेक्टर एट सेम टाइम नहीं हो सकता इन मोर देन सच नंबर ऑफ कंपनीज एज मे बी स्पेसिफाइड। एक वक्त में एक शख्स उतने से ज्यादा कंपनियों का डायरेक्टर नहीं हो सकता जितना हम बता देंगे। अब इसका मतलब है कि सेक्शन से सवाल पूछा जाना बनता नहीं है कि वो हमसे पूछ लेंगे बताओ कितनी कंपनियों में आप डायरेक्टर हो सकते हैं। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग बताऊं, लिस्टेड कंपनी में यह तादाद 7 की है, और अगर पब्लिक सेक्टर और लिस्टेड कंपनी की मिक्सिंग है तो ये तादाद 5 है। बट ये हमारे लॉ में नहीं लिखी हुई, हमारी किताब, हमारे सिलेबस, हमारे स्कोप में नहीं लिखी हुई। तो एक वक्त में एक बंदा फॉर एग्जांपल अगर 7 कंपनियों का डायरेक्टर हो सकता है, और ये भाई साहब जो है वो 1 2 3 4 5 कंपनियों के डायरेक्टर हैं, तो उसने कुछ गलत नहीं किया। हुआ ये कि जिस कंपनी में डायरेक्टर था उसने अपनी सब्सिडरी में भी इसको डायरेक्टर बना दिया, इसने अपनी सब्सिडरी में से डायरेक्टर बना दिया, इसने अपनी सब्सिडरी में से डायरेक्टर बना दिया। अब ये 8 कंपनियों में डायरेक्टर है। लॉ कहता है फॉर एग्जांपल फर्ज करें हमारे सिलेबस में लिखा होता है कि 7 से ज्यादा कंपनियों का डायरेक्टर नहीं हो सकता, तो यहां तो 8 तक बात पहुंच गई। हमने इस गिनती में एक्सक्लूड करना है अगर लिस्टेड सब्सिडरीज में कंपनियों ने बिठाया हुआ है डायरेक्टर, क्योंकि यहां तो वो अपनी वजह से बैठा हुआ है 5 में, लेकिन यहां उसको कंपनी वालों ने बिठाया है। तो अगर लिस्टेड सब्सिडरीज में एक बंदे को डायरेक्टर नॉमिनेट कर दिया जाए तो वो वाली गिनती काउंट नहीं करनी, तो हम कहेंगे कि ये 5 कंपनियों में अभी भी इसके पास 2 और कंपनियों की गुंजाइश है। अब ये बात बगैर नंबर्स के समझ ही नहीं आ सकती, लेकिन उन्होंने बिल्कुल थ्योरेटिकल बात कर दी है। नो पर्सन शैल बी डायरेक्टर एट सेम टाइम इन मोर देन सच नंबर ऑफ कंपनीज एज मे बी स्पेसिफाइड, और ये लिमिट इंक्लूड नहीं होगी लिस्टेड सब्सिडरीज के अंदर। अगर एक कंपनी ने अपनी लिस्टेड सब्सिडरी के अंदर इसको डायरेक्टर बना के भेजा है तो वहां पे ये वाली गिनती हम नहीं काउंट करेंगे। तो सबसे पहली चीज ये थी कि हमने पहले सफे में डायरेक्टर्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने थे। क्या ये सारी बात समझ आ रही है? इस पूरे सफे में सिवाय नंबरिंग ऑफ डायरेक्टर के और कोई बहुत याद करने वाली बात नहीं है। डन। लेकिन जाहिर है वो चीजें लॉ ने बताई नहीं है तो हमने समझनी तो है। तो आज चैप्टर 3 से डरना नहीं है, चैप्टर 3 को एक गो में कवर करना है कि हाँ भाई इसमें क्या क्या चीजें और किस तरह से। तो ये समझ आ रहा है। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं।
इन एलिजिबिलिटीज, फिर लॉ बताना चाह रहा है कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो डायरेक्टर नहीं बन सकते, क्या खामी आप में होगी तो आप डायरेक्टर नहीं बन सकते, या यूं समझें कि डायरेक्टर बनने की कुछ कंपिटेंस लेवल है, अगर कुछ मसलो मसाइल आपकी जिंदगी में है तो आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। वो क्या मसले हैं? माइनर, अगर एक शख्स माइनर है, छोटा बच्चा है, 18 साल से नीचे नीचे है, तो वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। माइनर किसे कहते हैं? वो जिसे माइनर माइनर कहा जाता है। किताब ने माइनर की डेफिनेशन नहीं दी, तो माइनर वही होगा जिसको आपने बिजनेस लॉ में पढ़ा हुआ है। तो माइनर डायरेक्टर नहीं बन सकता। अनसाउंड माइंड, जिसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। एक बंदा जिसने इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई कर दिया है कि भाई मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दें, और उसकी भी एप्लीकेशन पेंडिंग है। होता क्या है, अगर एक बंदे को लगता है कि उसके एसेट्स कम हो गए हैं और उसकी लायबिलिटीज ज्यादा हैं और लोग बार बार आके गुंडागर्दी कर रहे हैं, उसे मार रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे पैसे 2 रुपए से दे ही नहीं सकता, जेन्युइनली उसके सारे सासे खत्म हो चुके हुए हैं, तो वो रहम की अपील करता है अदालत से। अदालत को जाके कहता है जी मुझे इनसॉल्वेंट, दिवालिया डिक्लेयर कर दें। अदालत एक बंदे को भेजती है जिसका नाम होता है ऑफिशियल असाइनी, वो उसके सारे एसेट्स का हिसाब करता है, फिर उसके फैमिली मैटर्स को देखता है, उसने आसपास में कोई गिफ्ट दिया हो किसी को, कोई पिछले 1 साल में कोई ट्रांसफर्स वगैरह किए हो, पिछले 6 महीने में कोई ट्रांजैक्शन की हो, सारी चीजों को देख के जिस जिसको रिवर्स करना है वो रिवर्स करते हैं, फिर अंदाजा लगाते हैं उसके असल असासे कितने हैं, फिर उसकी लायबिलिटीज का अंदाजा लगाते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके उनमें से कुछ कुछ प्रोपोर्शनेट लोगों को देना शुरू कर देते हैं। तो इंसॉल्वेंसी के 3 फेज होते हैं। पहला फेज होता है आपने अप्लाई किया हुआ होता है। दूसरा फेज आप अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट होते हैं, आप इंसॉल्वेंट हैं लेकिन अभी अनडिस्चार्ज हैं, अभी आपकी चीजों के हिसाब चल रहे हैं। और तीसरा होता है आप इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। इंटरेस्टिंगली पहले 2 फेजेस वाला बंदा डायरेक्टर नहीं बन सकता। अगर एक बंदे ने अप्लाई किया है कि उसने इंसॉल्वेंट होना है, इसका मतलब उसके माली मामला सही नहीं है, तो फिर तो कंपनी बैठ के गबन करेगा, कंपनी के पैसे उड़ाएगा, ये कंपनी से चोरी करने की कोशिश करेगा। तो जिसने अप्लाई किया हुआ है वो भी, और जो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है जिसके भी हिसाब किताब चल रहे हैं वो भी इंडिपेंडेंट, वो भी डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट नहीं हो सकता। देन आपको किसी अदालत ने सजा सुनाई भी हो, अदालत ने मुजरिम डिक्लेयर किया वो हो किसी संगीन गैर इखलाकी हरकत पे, मॉरल टर्पेचर, एक बहुत ही इखलाक सोजी पे मुश्तमिल हरकत, किताब को लगा कि वो कुछ भी लिख देंगे तो बच्चे कहेंगे हो कितनी गंदी बात लिख दी, तो उन्होंने लिख दिया जैसे कि मर्डर। हालांकि मर्डर, किडनैपिंग यकीनन मॉरल टर्पेचर नहीं है, ये क्राइम्स है। तो मॉरल टर्पेच्यूड इज इखलाक से गिरी हुई हरकत। अब जेन जी को इखलाक से गिरी हुई हरकत समझाना तो मतलब सूरज को चिराग दिखाने के बराबर होगा, ठीक है। वो जो रील्स देखते देखते हर 5वीं रील के बाद जो आप देखते हैं इखलाक से गिरी हुई हरकत, अच्छा जी, वो नहीं होता वो एक बंदा दूसरे की आइसक्रीम छीन के भाग रहा होता है, वो पीछे पीछे भाग रहा होता है, उस तरह वाली रील्स। पता नहीं आपके ज़हन में कौन सी रील आ रही है। तो अगर इस किस्म की इखलाक सोजी वाली हरकत हो तो वो निकाल दिया जाएगा, यानी कि वो फिर इनएलिजिबल हो जाएगा, वो कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। एक ऐसा शख्स जिसका इखलाकी मेयार बहुत अच्छा नहीं है और इस हद तक खराब है कि अदालत ने सजा सुना दी हो, तो फिर वो डायरेक्टर नहीं बन सकेगा। अगर उसको इस एक्ट की किसी और प्रोविजन ने मना कर दिया, कंपनीज एक्ट के बहुत सारे सेक्शन बहुत सारी बातें करते हैं, कुछ जगह कुछ सेक्शन कहते हैं इस बंदे ने इतनी बुरी हरकत की है, खबरदार है, भी आगे इतने अरसे तक डायरेक्टर नहीं बन सकता। हमने एक जगह पढ़ा था डिविडेंड टाइम पे ना देने पे चीफ एग्जीक्यूटिव को 5 साल तक ना वो चीफ एग्जीक्यूटिव बन सकता है ना डायरेक्टर। तो इन्होंने कहा भाई हमारे इस लॉ में कहीं और भी कोई पाबंदी लगी हुई है, उसको भी माना जाएगा। देन फिड्यूशियरी बिहेवियर की खिलाफ वर्जी की, इंटरेस्ट रखते हुए डिस्क्लोज नहीं किया, या वोटिंग में शामिल हो बैठा, या कंपनी का किसी भी तरीके से अगर भरोसा तोड़ा, तो हम कहते हैं कि वो शख्स जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, 5 साल तक वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। देन अगर एक बंदे के पास नेशनल टैक्स नंबर नहीं है, एनटीएन नहीं है, वो टैक्स के गोशवारों में, टैक्स के रिकॉर्ड में अगर रजिस्टर नहीं है, तो भी वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। हाँ, कुछ एग्जामिशन एसईसीपी दे सकता है, हो सकता है कि यंग कंपनियों, छोटी कंपनियों, कुछ यंग एंटरप्रेन्योर्स हो, उनका भी टैक्स वगैरह का मामला ना बनाओ, तो एसईसीपी अगर कहीं एग्जामिशन देना चाहे तो दे सकती है। अदरवाइज अगर एक डायरेक्टर का टैक्स नंबर नहीं है तो फिर वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। तो ये सारी वो बातें हैं जो अगर एक बंदे में हैं तो वो डायरेक्टर नहीं बन सकता, और अगर ड्यूरिंग डायरेक्टरशिप इनमें से कोई हरकत हो गई तो वो उसी वक्त डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। फिर एक मजेदार बात, नॉट अ मेंबर।
इनएलिजिबिलिटी में नॉट अ मेंबर का मतलब है एक बंदा, इनएलिजिबिलिटी की लिस्ट का मतलब है कौन कौन बंदा डायरेक्टर नहीं हो सकता। तो जो मेंबर नहीं है वो डायरेक्टर नहीं हो सकता। अब मैंने आपको डायरेक्टर तो 15 तरह के बताए हुए हैं, तो लॉ ने रोक के कहा रुक जाओ, 4 लोगों को मत काउंट करना, उसके अलावा बाकी सबकी बात हो रही है। क्योंकि वर्ड डायरेक्टर का मतलब है एनी पर्सन ऑक्युपाइंग द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर बाय व्हाटएवर नेम। तो जब इन्होंने एक्सेप्शन दी तो बस इन 4 के लिए मेंबर होना शर्त नहीं है, बाकी जो मेंबर नहीं होगा वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। इन 4 में क्या है, 2 एग्जीक्यूटिव और 2 नॉन एग्जीक्यूटिव। ये जो एम्प्लॉय डायरेक्टर होता है वो इस लिस्ट में है, वो अगर मेंबर नहीं है चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। चीफ एग्जीक्यूटिव अगर मेंबर नहीं है, क्योंकि वो डीम डायरेक्टर होता है, तो भी वो डायरेक्टर की लिस्ट में आ जाएगा, उसको कोई मसला नहीं। ये 2 एग्जीक्यूटिव्स हो गए। और 2 नॉन एग्जीक्यूटिव्स, अगर आपने किसी कंपनी के नुमाइंदे हैं, एक नॉन नेचुरल पर्सन है, कोई ट्रस्ट है, कोई बॉडी है, कोई और कंपनी है, वो हमारी मेंबर और उसने एक नुमाइंदे को भेजा हुआ है, तो वो नुमाइंदा अगर मेंबर नहीं भी है तो चल जाएगा, अनलेस कि हमने आर्टिकल्स में क्वालिफिकेशन शेयर्स लिखे हुए हो। इसी तरह से जो क्रेडिटर्स का या अदर स्पेशल इंटरेस्ट वालों का जो नुमाइंदा है उसके लिए मेंबर होना शर्त नहीं है। तो क्रेडिटर के नॉमिनी के लिए, इन्वेस्टर के नॉमिनी के लिए शर्त नहीं है, चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए शर्त नहीं है, एम्प्लॉय डायरेक्टर के लिए शर्त नहीं है। तो ये एक लिस्ट है कि ये वो पाबंदियां हैं जो एक बंदे में नहीं होनी चाहिए। इस लिस्ट के साथ 2 और एक्स्ट्रा बातें ऐड हो जाती हैं जब हम लिस्टेड की बात करते हैं, और याद रहे ऊपर सी लिखा हुआ है, ये याद करने वाली लिस्ट है। कौन से 2 सिचुएशन, अगर आप एक लिस्टेड कंपनी में हैं और आप किसी कंपनी का, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का डिफॉल्ट करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के आपने पैसे नहीं दिए या आपने उसकी किस्तों में डिफॉल्ट कर दिया, या उन्होंने कहा ये तो डिफॉल्टर है, ये तो पैसों में गबन कर रहा है, या हमें इंस्टॉलमेंट्स टाइम पे नहीं दे रहा, तो अगर आपको डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया अदालत ने कि हाँ भाई इन्होंने फलाना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ बहुत गबन किए हैं, तो लिस्टेड कंपनी के आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। लिस्टेड, बाकी कंपनियों में पाबंदी नहीं है, लिस्टेड के डायरेक्टर नहीं बन सकते। दूसरा, अगर आप ब्रोकरेज के बिजनेस में, ब्रोकरेज का बिजनेस क्या होता है, ये जो स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर होते हैं जो लोगों की शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग करवाते हैं, तो अगर एक शख्स शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग वगैरह करवा रहा है तो वो फिर डायरेक्टर नहीं बन सकता लिस्टेड कंपनी में। अगर वो खुद ब्रोकर है या उसकी बीवी या शौहर, व्हाटएवर द केस में भी, वो अगर ब्रोकर है, या कोई कॉर्पोरेट ब्रोकरेज हाउस, कंपनियां होती हैं कई दफा, स्कॉट इन्वेस्टमेंट बैंक, जेएस सिक्योरिटीज, खनानियन कालिया, बहुत सारी कंपनियां जो ब्रोकर होती हैं। तो अगर आप कंपनी के मेंबर हैं, उस कंपनी का को रोकन है, या आप खुद ब्रोकर हैं, या आपका स्पाउस ब्रोकर है, तो लिस्टेड कंपनी में आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। तो 2 एक्स्ट्रा बातें हैं, बैंक का डिफॉल्टर जिसको अदालत ने भी डिक्लेयर कर दिया हो, एंड स्टॉक ब्रोकर। अगर एक बंदा अंडर चार्ज इंसॉल्वेंट है फिर भी चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे या डायरेक्टर के तौर पे काम करे, तो फिर उसको सजा होगी, और जुर्माना पहले नहीं बताएंगे, पहले सजा बताएंगे, क्योंकि वो तो इंसॉल्वेंट है। तो हम कहेंगे तुम्हें 2 साल तक की कैद हो सकती है और फाइन भी हो सकता है, और दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो यहां तक अगर कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं। हमने डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स की इनएलिजिबिलिटीज पढ़ी हैं, बेसिक्स पढ़े हैं, कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? जो थी उसमें गवर्नमेंट की नॉमिनीज आ सकते हैं जी। ये जो एक्सेप्शन है इसमें 2 तरह से गवर्नमेंट के नॉमिनी आ सकते हैं। अगर गवर्नमेंट नॉट नेचुरल पर्सन नहीं है, अगर गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट की हुई है और गवर्नमेंट की उस इन्वेस्टमेंट की वजह से एक बंदा आ रहा है, तो उसके लिए मेंबर होना शर्त नहीं है। इसी तरह से वो पर्सन जो कि क्रेडिटर का नुमाइंदा है या अदर स्पेशल इंटरेस्ट का, तो अगर गवर्नमेंट ने कर्जा दिया हुआ है तो गवर्नमेंट भी इस लिस्ट में आ सकती है, अगर उसने या कर्जा दिया हुआ हो या इन्वेस्टमेंट की हुई हो। तो इस वक्त हम बात कर रहे हैं 2 तरह के नॉमिनीज की, इन्वेस्टर्स के नॉमिनी और क्रेडिटर के नॉमिनी। थोड़ा सा आगे चल के हम उन दोनों नॉमिनीज की फिर से बात करेंगे। जी, क्या क्वालिफिकेशन शेयर्स होने चाहिए? अगर कंपनी ने कहीं पे क्वालिफिकेशन शेयर्स की रिक्वायरमेंट रख दी तो फिर वो एड ऑन है, फिर तो हमें वो फॉलो करनी पड़ेगी। यानी अगर देयर इज नो क्वालिफिकेशन शेयर्स तो इन 4 लोगों के लिए मेंबर होना शर्त नहीं है, लेकिन अगर वो रिक्वायरमेंट आ गई तो फिर इनको उस रिक्वायरमेंट की वजह से शेयर्स लेने पड़ते हैं। जी वेरिएबल जो रिप्रेजेंटेशन है, जी जी क्रेडिटर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। जी, वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट, किसी भी कंपनी का अगर नुमाइंदा है। बॉडी कॉर्पोरेट याद है हमने कहा था 3 तरह की कंपनियां, बाहर वाली कंपनियां, पाकिस्तान की कंपनियां और किसी और लॉ वाली कंपनियां। तो किसी कंपनी ने अगर अपना नुमाइंदा भेजा है तो वहां हम कहते हैं कि वो वेरिएबल रिप्रेजेंटेटिव ना हो, उसमें कंपनी का जिक्र है, उसका जिक्र नहीं है, गवर्नमेंट वगैरह का जिक्र नहीं है। क्रेडिटर अगर कंपनी है तो ठीक है, अगर इंसान है तो नहीं। जी
सर ये ब्रोकरेज वाला क्यों नहीं बन सकता है? ब्रोकरेज वाला क्यों नहीं बन सकता? एक कॉन्सेप्ट होता है इनसाइडर ट्रेडिंग। आज कंपनी के अकाउंट्स में जो चल रहा है वो डायरेक्टर को नजर आ रहा है। 3 महीने बाद एजीएम होगी, एजीएम में सबके सामने आएगा कि कंपनी के प्रॉफिट पिछली बार से डबल हो गए। लोग जज्बाती होकर कंपनी के शेयर खरीदना शुरू कर देंगे, कंपनी की शेयर की प्राइस बढ़ जाएगी। ये बात लोगों को तो एजीएम के वक्त पता लगेगी, लेकिन डायरेक्टर को तो आज पता है। वो तो एक कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा है सबके साथ मिलकर, उसे पता है ये कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही मंजर आम पे आएगा शेयर बढ़ जाएंगे। अब यही डायरेक्टर अगर लोगों के शेयर में सौदे करवाता हो तो क्या करेगा? दुनिया को कह देगा, आज जो इन्फॉर्मेशन लीक कर देगा व्हाट्सएप ग्रुप में, कहेगा भाई बता रहा हूं, रीजन नहीं बता सकता, खरीद लो शेयर, चांदी ऊपर जाने वाली है। वो नहीं होता, अचानक से एक रील आ जाती है आपके सामने कि जी वो चांदी में अभी जो नहीं खरीदेगा वो तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। तो वो फिर इनसाइडर ट्रेडिंग करेगा, अंदर की इंफॉर्मेशन देगा। फॉर एग्जांपल कंपनी अपने फाइनेंशियल दिखाए वो लॉस में हो, और इसे पता है कि कंपनी जैसी फाइनेंशियल सामने आएंगे लोग कंपनी के शेयर छोड़ के भागना शुरू हो जाएंगे। तो फिर वो क्या करेगा? वो अपने इन्वेस्टर से कहेगा कि आज कंपनी के शेयर बेच दो, 4 महीने बाद खरीद लेना। वही कंपनी का शेयर नीचे गिरा हुआ मिल जाएगा। तो ये तो फिर आतंक मचा देगा। अगर एक डायरेक्टर को तो कंपनी के अंदर की हर बात पता है, अगर यही ट्रेडिंग कर रहा होगा और ट्रेडिंग में इसका काम धंधा ये होगा, जितनी ज्यादा ट्रेडिंग उसका इतना प्रॉफिट, तो ये तो कंपनी के अंदर की इंफॉर्मेशन लीक कर करके और करोड़पति बन जाएगा। तो इसलिए लिस्टेड कंपनी में हमने खासतौर पे कहा होता है कि ये जो इस तरह का बंदा है वो बीच में शामिल ना हो। कोई आखिरी सवाल, फिर हम आगे चले। मैंने साफ लगाया आप लोगों का आखिरी सवाल कोई नहीं होता, सेकंड लास्ट सवाल ही होते हैं। तो डायरेक्टर और उसकी एलिजिबिलिटी समझ आई। अब देखते हैं डिफरेंट किस्मों के डायरेक्टर। यू लिखा हुआ, सबसे पहले तो आपको ये जान के खुशी होगी। मुख्तलिफ किस्म के डायरेक्टर। सबसे पहले फर्स्ट डायरेक्टर, कंपनी का पहला डायरेक्टर। ये कहां से आते हैं? कल भी बात हुई थी। सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम लिस्ट दे देते हैं कि ये पहले डायरेक्टर्स होंगे और ये मिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव होंगे। तो जिस दिन कंपनी रजिस्टर होगी ये ऑटोमेटिकली डायरेक्टर बन जाएंगे। बाद में अगर जनरल मीटिंग करके बंदे ऐड करना चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं। इन डायरेक्टर्स का टेन्योर होगा फर्स्ट एजीएम तक। तो जो टेबल है ये बता रहा है कौन सा डायरेक्टर अपॉइंट कैसे होगा और उसका टेन्योर क्या होगा। तो फर्स्ट डायरेक्टर क्लियर है। सब्सिक्वेंट डायरेक्टर, अब पहली एजीएम आ जाएगी, उस पे इलेक्शन होगा, उसके बाद हर 3 साल बाद इलेक्शन होगा। तो अब जो बाद में आने वाले डायरेक्टर्स हैं वो सब्सिक्वेंट या इलेक्टेड डायरेक्टर्स कहलाएंगे और वो हर 3-3 साल बाद इलेक्शन से आएंगे। क्या तरीका होगा अभी थोड़ा सा आगे स्लाइड में पूरा प्रोसेस में समझा रहूंगा इंशाल्लाह। कैजुअल वैकेंसी, डायरेक्टर के ऑफिस में जगह खाली हो गई, चीफ एग्जीक्यूटिव एक ही था, वो खाली होता था तो जगह फिल करनी लाजमी होती थी। डायरेक्टर तो बहुत सारे हैं, तो अगर कुछ डायरेक्टर्स की जगह खाली हो गई तो फिल करना बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है, सिवाय इसके कि आप एक लिस्टेड कंपनी है। जी बिल्कुल, अभी उस तरफ भी आते हैं। तो डायरेक्टर्स की जो सीट्स हैं, वो जो डायरेक्टर की पोजीशन अगर वो वेकेंट हो जाए तो उसको फिल करना बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है, सिवाय लिस्टेड कंपनी के। लिस्टेड कंपनी में क्या होता है, जब भी सीट खाली होती है तो आपको 90 डेज के अंदर अंदर उस सीट को फिल करना है। कौन फिल करेंगे? जो बाकी डायरेक्टर्स हैं वो चूज करेंगे किसी बंदे को और देखेंगे कि उसमें इनएलिजिबिलिटी नहीं होनी चाहिए और उस बंदे को उस पोजीशन पे नॉमिनेट कर देंगे। इसका मतलब है इलेक्शन नहीं होगा, मेंबर आके वोट नहीं करेंगे, डायरेक्टर सिलेक्शन से उस सीट को फिल कर देंगे अगर जरूरी समझेंगे। अगर उन्हें लगे कि कोई मसला नहीं है बाकी कंपनियों में तो चल जाएगा काम। लेकिन बाकी कंपनियों में भी मसला आ सकता है अगर आप मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर से नीचे चले गए। अगर तादाद 3 से नीचे चली गई, 2 से नीचे चली गई, इस तरह से करके अब आपको लाजमी डायरेक्टर के लिए जो है वो उसको फिल करना होगा। तो इसका मतलब है कि आपसे कोई पूछे कैजुअल वैकेंसी फिल करना जरूरी है, आप कहेंगे वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन 2 एक्सेप्शन है। लिस्टेड में हमेशा जरूरी है, और जब आप मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर से नीचे चले जाएं तो फिर कैजुअल वैकेंसी को आपको फिल करना जरूरी होगा। ये कैजुअल वैकेंसी से जो बंदा आया है ये कितने अरसे के लिए आया है? उतनी मुद्दत के लिए आया है जितना ओरिजिनल बंदे की मुद्दत थी। एक बंदा इलेक्शन लड़के आया था, 3 साल के लिए आया था, 2.25 साल बाद चला गया। अब हम जिस बंदे को लेके आ रहे हैं हम उसको 1.25 साल के लिए, जितना हमारा रिमाइंडर टर्म रह गया हम उसके लिए लेके आएंगे। जैसे ही वो टर्म पूरा होगा ये भी बाकियों की तरह उसी तरह से रिटायर हो जाएगा जिस तरह से बाकी रिटायर हो गए। तो फर्स्ट डायरेक्टर, इलेक्टेड डायरेक्टर, कैजुअल वैकेंसी, यहां तक बात समझ आ रही है। फिर 2 तरह के हम नॉमिनीज का जिक्र करते हैं, क्रेडिटर्स या लेंडर्स का नॉमिनी और गवर्नमेंट का नॉमिनी। क्रेडिटर चाहें तो बोर्ड पे डायरेक्टर नॉमिनेट कर सकते हैं कंपनी से कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट करके। याद है होल्डिंग सब्सिडी की शर्तों में हमने कहा था कि अगर एक कंपनी के पास दूसरे की मेजॉरिटी डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की पावर आ जाए तो पहली कंपनी होल्डिंग बन जाएगी और दूसरी सब्सिडी।
अगर कुछ क्रेडिटर्स ने कंपनी को बड़ा लोन दिया है, कंपनी लोगों को ना ज्यादा अकाउंटिंग नहीं आती, तो ये लेंडर को भी क्रेडिटर बोल देते हैं। तो आपने माइंड नहीं करना। आपने दो तरह की बातें पढ़ी हुई हैं, जो पैसे देता है वो लेंडर होता है, या मतलब आप वो आपके लिए पेबल होता है, और जिससे उधार पे माल पकड़ते हैं वो फिर उसके पैसे देने होते हैं, वो क्रेडिटर होता है। तो क्रेडिटर वो होता है जिससे क्रेडिट पे माल लेते हैं, और पेबल या लेंडर वो होता है जिससे हमने पैसे पकड़े होते हैं। यहां क्रेडिटर किसी भी किस्म का कर्ज देने वाले बंदे को कंपनी लो क्रेडिटर कहता है। तो क्रेडिटर चाहे तो अगर कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करते हुए कहें जी हम आपको लोन देंगे ही तब जब आपके बोर्ड पे हमारे 2 डायरेक्टर या 1 डायरेक्टर बैठा होगा, तो दिस इज अलाउड। क्रेडिटर भी डायरेक्टर नॉमिनेट कर सकते हैं अगर एग्रीमेंट के तहत ऐसी बात हो। तो वो 3 साल के लिए नहीं आए, वो उतने टेन्योर के लिए आए जो उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। इसी तरह से फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, वो तो कर ही सकते हैं। इन्वेस्टर कंपनी भी अपना नॉमिनी डायरेक्टर बिठा सकती है अगर उनके पास दूसरी कंपनी के शेयर्स हैं। वो एक बंदे को नॉमिनेट कर सकते हैं, वो बंदा वहां जाके डायरेक्टर बन जाएगा, इलेक्टेड डायरेक्टर की तरह ही काउंट होगा और 3 साल की मुद्दत पूरी होने पे चला जाएगा। यानी कि अगर मेरे पास मैं कंपनी और मेरे पास दूसरी कंपनी के शेयर्स हैं तो जरूरी नहीं कि हम इलेक्शन लड़ें, हम अपने बंदे को बस वैसे ही नॉमिनेट कर देंगे। अगर हमारे पास इतनी शेयर होल्डिंग है जिससे हम आराम से इलेक्शन लड़ सकते हैं और अपना बंदा बिठा सकते हैं, तो हम बगैर इलेक्शन लड़े अपने बंदे को सिंपली नॉमिनेट कर देंगे वहां पे, और वहां जाके डायरेक्टर बन जाएगा। लेकिन वो वहां जाके डायरेक्टर बन गया मुफ्त खाते में, और हमने सोचा कि अब आपके इलेक्शन में हम कुछ और लोगों को भी वोट देंगे, तो फिर लॉ कहता है कि फिर आपको अपने कुछ वोट रिजर्व रखने पड़ेंगे उस बंदे के लिए जो कि आपने बगैर वोट करवाए अपॉइंट किया है। थोड़ी देर तक मौका मिलता है तो इस कैलकुलेशन को समझते हैं, चूंकि अभी हमने इलेक्शन का प्रोसेस नहीं देखा, तो मुझे याद करा दीजिएगा। हम फिर इस कैलकुलेशन को देखेंगे कि हमने क्या बात की। जुमला क्या था? अगर एक इन्वेस्टर कंपनी ने बंदा नॉमिनेट किया हुआ है और वो इन्वेस्टर कंपनी अपने शेयर से कुछ और डायरेक्टर्स को भी वोट देना चाहते हैं, तो वो कितने वोट दे सकते हैं और कितने वोट माइनस करेंगे, इसके ऊपर हम छोटी सी बात करेंगे। असाइनी और अल्टरनेट डायरेक्टर, 2 और स्पेशल तरह के। अब असाइनी अल्टरनेट किताब में थोड़ा सा आगे करके लिखा है, लेकिन हम अभी इस वक्त इसको देख रहे हैं। अगर एक शख्स अपनी सीट पक्की पक्की दूसरे को साइन कर दे, इलेक्शन लड़के आया और सीट पे आने के बाद कहा जी ये सीट मैं अपने छोटे भाई को दे रहा हूं, ये सीट पे मेरा कजन आके बैठा करेगा, मैं सिलेक्ट हो गया हूं, समझो मैं या मेरा भाई एक ही बात है, तो ये मजाक नहीं होगा। एक डायरेक्टर किसी भी रूट से आया है तो उसको ये हरगिज इजाजत नहीं है कि वो अपनी सीट किसी दूसरे को पक्की पक्की असाइन कर दे। असाइनमेंट मना है, ये वॉइड एब इनिशियो है, एब इनिशियो शुरू से ही, तो ये शुरू से ही वॉइड है। अगर एक बंदा अपना ऑफिस किसी दूसरे बंदे को असाइन कर देता है, असाइन करने का मतलब है आपने पक्का पक्का दूसरे को अपना ऑफिस दे दिया, उसको ट्रांसफर कर दिया। लॉ ने क्या खबरदारी वाली हरकत नहीं करनी। हाँ, अल्टरनेट डायरेक्टर बिठा सकते हैं। अल्टरनेट क्या है? अगर एक बंदा मुल्क से बाहर जाता है लंबे अरसे के लिए, 90 दिन से ऊपर के लिए चला जाता है, अप्रोक्सीमेटली 3 महीने से ऊपर, अगर एक बंदा इतने अरसे के लिए मुल्क से बाहर चला गया है तो उसकी गैर मौजूदगी में उसका एक कायम मकाम हो जो यहाँ पे मौजूद हो, वो अल्टरनेट डायरेक्टर है। 90 दिन से ज्यादा जाना जरूरी है, मुल्क से बाहर जाना जरूरी है, और डायरेक्टर्स की रजामंदी होनी जरूरी है उस अल्टरनेट डायरेक्टर पे। अब ये बताने की तो जरूरत नहीं है कि इन सारे तरह के डायरेक्टर्स को इनएलिजिबल नहीं होना चाहिए, जिस मर्जी नाम से आए। डायरेक्टर मींस एनी पर्सन ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर बाय व्हाटएवर नेम। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं। अल्टरनेट डायरेक्टर अपनी मर्जी से फैसला करेगा या उससे पूछ जी, अब अल्टरनेट डायरेक्टर के अपनी मर्जी से फैसला करेगा। वो जब इसे बिठा के गया तो उसका मकसद ही है कि ये बंदा यहाँ पे सारी डिसीजन मेकिंग करे। अब वो अंदर खाते उसको फोन करता हो या ना करता हो, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। सामने वाला बंदा जो फैसला करेगा हम मानेंगे कि ये ओरिजिनल डायरेक्टर का फैसला है। जी, यही सवाल था। ऑल डायरेक्टर्स की बेसिक किस्में ये सारी वो हैं जो अंडरस्टैंडिंग वाली हैं। अगर समझ आई हुई हो तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। जी जी बिल्कुल, दूसरे डायरेक्टर्स की रजामंदी चाहिए। ड्यूरिंग हिज एब्सेंस फ्रॉम पाकिस्तान विद अप्रूवल ऑफ बोर्ड। इसका मतलब वो अपनी अकेले की पसंद से नहीं करेगा, डायरेक्टर्स को बिठा के कहेगा भाई मैं जा रहा हूँ वेतनाम 4 महीने के लिए। अब मुझे बैकएंड पे मैं नहीं हूंगा तो ऐसा ना हो मैं मीटिंग अटेंड ना करूं, तुम लोग मुझे डिस्क्वालीफाई कर दो, या कहो ये तो इंतहाई अजीब सा डायरेक्टर है, कंपनी के अफेयर्स में ध्यान नहीं कर रहा। तो मैं चाहता हूं मैं अपनी जगह एक बंदा नामजद करके चला जाऊं, आप क्या कहते हैं? तो सबकी रजामंदी से, सबसे मुराद मेजॉरिटी की रजामंदी से अपनी जगह एक बंदा बिठा के जा सकता है। लेकिन जिस दिन वापस आएगा
उस दिन वो उस बंदे का टेन्योर खत्म हो जाएगा। यानी वो जो कायम मकाम डायरेक्टर है वो सिर्फ चंद महीने के लिए आया है इस बंदे की गैर मौजूदगी में केयर टेकर बनकर। क्लियर? डायरेक्टर्स की कुछ और किस्में। एम्प्लॉय डायरेक्टर, हमारी किताब ने डिटेल से कहीं नहीं बताया, आप अपने एम्प्लॉइज को भी उनके कॉन्ट्रैक्ट में ये एम्पावर कर सकते हैं कि आज से आप कंपनी की डायरेक्टरशिप में भी शामिल है। मार्केटिंग डायरेक्टर, फाइनेंस डायरेक्टर, इस तरह का डायरेक्टर, उस तरह के, ये सारे तरह के लोग जो है ये एम्प्लॉय डायरेक्टर होते हैं। इनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है, तो इनका टेन्योर 3 साल नहीं होता, इनका टेन्योर वही होता है जो इनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होता है। देन उसके बाद नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो एम्प्लॉइज हैं वो अक्सर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। अब नॉन एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव में क्या फर्क है? डायरेक्टर्स की 2 किस्में हैं। एक किस्म वो है जो हर वक्त कंपनी में बैठे हुए हैं, ऑफिसेज में आते हैं, डेली बैठते हैं, चाय शाय पीते हैं, काम करते हैं, एसी चलाते हैं, कंपनी के डे टू डे अफेयर्स को देखते हैं और फुल टाइम कंपनी के अंदर पाए जाते हैं, फुल फ्लेज नौकरी वाला मामला। और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो होते हैं जो टेक्निकल लोग होते हैं, फुल टाइम कंपनी में इन्वॉल्व नहीं होते। जिस दिन डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है उस दिन आते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं, प्यारे प्यारे से मशवरे देते हैं और उसके बाद वापस चले जाते हैं। ये वो डायरेक्टर्स होते हैं जिनको हमने सिर्फ मीटिंग अटेंड करने के पैसे देने होते हैं, हमने सैलरियां नहीं देनी होती। और जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं जो फुल टाइम बैठे हुए होते हैं वो सैलरीज ले रहे होते हैं। तो डायरेक्टर्स की 2 किस्में हैं। एक वो जो सिर्फ मीटिंग में डिसीजन मेकिंग के वक्त अपना वोट डालने के लिए आएगा, जैसे मेंबर्स फुल टाइम कंपनी में नहीं बैठे होते ना, मीटिंग वाले दिन इकट्ठे होते हैं, अपना मशवरा देते हैं और वापस चले जाते हैं। तो डायरेक्टर्स की एक किस्म वो है जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और एक किस्म है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। लॉ ये चाहता है कि कंपनी में हर वक्त मिक्सिंग होनी चाहिए। कुछ ऐसे डायरेक्टर्स हो जो एम्प्लॉइज में से आए हुए हो, कुछ ऐसे डायरेक्टर्स हो जो हमारे इन्वेस्टर्स ने अपने इंटरेस्ट के लिए बिठाए हुए हो, कुछ हमारे क्रेडिटर्स के नुमाइंदे हो, एक हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव भी मौजूद हो, कुछ लोग फुल टाइम नौकरी कर रहे हो, कुछ सिर्फ मीटिंग अटेंड करना है, अपने अच्छे से मशवरे दें। और ये बोर्ड मिल के सिंपल मेजॉरिटी से फैसला करेगा, तो उसमें तजर्बा भी शामिल होगा, लोगों के वोट से आए हुए नुमाइंदे भी शामिल होंगे, टेक्निकल लोग भी शामिल होंगे, एम्प्लॉइज अच्छे लेवल के वो भी शामिल होंगे। तो एक कंपनी को चलाने के लिए यू नीड अ वेरी गुड मिक्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो कंपनी लॉ की पूरी कोशिश है कि हर तरह का डायरेक्टर इसकी नुमाइंदगी हो। तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये कौन है? ये एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट टीम में से नहीं होते, ये इंडिपेंडेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी। इनकी एक एक्सट्रीम किस्म होती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये एक आउटसाइड व्यू पॉइंट देते हैं बोर्ड को, कंपनी में आके बाहर की दुनिया से अपना एक कॉम्पिटेंस लेके आते हैं। ये अपना होल वर्किंग टाइम कंपनी को नहीं देते और ना कंपनी की अफेयर्स मैनेज करने में इन्वॉल्व होते हैं डे टू डे। ये अक्सर कंपनी के बेनिफिशियल ओनर भी नहीं होते, कई दफा इनके पास कंपनी के शेयर्स भी नहीं होते और ये कोई रेम्युनरेशन कंपनी से नहीं लेते सिवाय मीटिंग अटेंड करने के पैसों के। तो ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, लेकिन ये जो सेक्शन हमने लिया 181 वो उन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की बात करता है जो कंपनी में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होते डे टू डे अफेयर्स में। तो इसकी डेफिनेशन अलग से नहीं थी, इसकी उस सेक्शन में थी जहां हम इन लोगों को एक एग्जम्पशन दे रहे होते हैं। थोड़ा आगे आएगा वो सेक्शन, तो मैं उसके साथ रिलेट भी करके बताऊंगा इंशाल्लाह। क्या एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों का फर्क समझ आ रहा है? नॉन एग्जीक्यूटिव की एक एक्सट्रीम किस्म होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इसकी हम लंबी चौड़ी सी डेफिनेशन पढ़ेंगे। डायरेक्टर, जैसे मैंने आपसे कहा था, 3 बड़ी डेफिनेशन में से एक हमने रिलेटेड पार्टी पढ़ ली, एक हमने एसोसिएटेड कंपनी पढ़ ली। ये सबसे बड़ी डेफिनेशन है, मतलब तकलीफ दे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो जो कंपनी से कनेक्टेड नहीं है और ना उसका कोई रिलेशनशिप है, वेदर फाइनेंशियल, इसको फाइनेंशियल बोलते हैं, फाइनेंशियल या अदरवाइज, ना कंपनी के साथ, ना एसोसिएट्स के साथ, ना सब्सिडीज के साथ, ना होल्डिंग के साथ, ना डायरेक्टर्स के साथ। और हम रीजनेबली समझ सकते हैं कि ये बंदा इंडिपेंडेंट होगा और ये इंडिपेंडेंट बिजनेस जजमेंट्स दे सकेगा। ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन, अगर 1 या 2 नंबर की डेफिनेशन आए तो इतनी डेफिनेशन काफी है। लेकिन आगे लॉ ने फिर वो कंडीशंस बताएंगे कि एक बंदा कब इंडिपेंडेंट होता है और कब इंडिपेंडेंट नहीं होता, तो हमने रटा उन कंडीशंस को लगाना होगा। यहां तक तो बात सिर्फ अंडरस्टैंडिंग वाली हद तक है, तो इसके ऊपर मैं भी डिस्कशन नहीं कर रहा, इसके ऊपर हमने आगे जाके डिस्कशन करनी है। एम्प्लॉय नॉन एग्जीक्यूटिव हमें समझ आया। फिर एक सब्सटेंशियल एक्वायरर आ जाता है। इलेक्शन होने के बाद 3 साल के टेन्योर के बीच में एक बंदा अचानक से बहुत ज्यादा शेयर होल्डिंग लेके आता है। एक बंदे ने फर्ज करें कंपनी के 40% शेयर्स खरीदे, बड़ा जज्बाती हुआ कि मैं आऊं और इलेक्शन लड़के डायरेक्टर बन जाऊं। जब आया तो पता लगा 2 महीने पहले इलेक्शन हुआ है और अब अगला इलेक्शन होगा 2.25 साल बाद। तो जो आज इतनी बड़ी शेयर होल्डिंग लेके बैठा हुआ है उसका हक है कि वो डायरेक्टर बनना चाहे तो बन सकता है। आधा प्रोसेस किताब ने बताया है। ओरिजिनली क्या होता है, पहले ही कंपनी को रिक्वेस्ट करता है कि मुझे नुमाइंदगी चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। कंपनी 1-2 माड़े डायरेक्टर्स को बिठा देती है,
कि साइड पे हो जाओ, वो तगड़ा वाला बंदा आ रहा है, नहीं तो हम सब फारिग हो जाएंगे। तो उसके लिए 1-2 कुर्सियां खाली करते हैं और ये 1-2 सीटों पे अपने नुमाइंदों को ले आता है, या खुद आ जा, मतलब खुद और अपने साथ नुमाइंदों को ले आता है। अगर इसको कंपनी फैसिलिटेट ना करे तो फिर ये एससीसीपी को शिकायत करता है, और एससीसीपी कंपनी को हुक्म जारी करती है कि आपने डायरेक्टर का इलेक्शन करवाना है, तो फिर पूरा इलेक्शन रिवाइज हो जाता है, सारा का सारा। फिर ये 1-2 सीटें खाली नहीं कराता, ये सारा इलेक्शन दोबारा से करवा देता है। और फिर उस इलेक्शन में सीटें कम भी नहीं होनी चाहिए। कंपनी ऐसा ना करे कि सीटें कम कर दे ताकि इसके लिए जीतना मुश्किल हो जाए, तो ये वाला मजाक नहीं होगा। ये है पूरा प्रोसेस। कंपनी लॉ ने जितना हमें प्रोसेस बताया, उसने बताया कि अगर एक बंदे के पास उतनी शेयर होल्डिंग है कि वो इलेक्टेड हो सकता है, तो वो कंपनी से कहेगा कि इलेक्शन करवाओ, और पिछले इलेक्शन से सीटें कम नहीं होंगी। कंपनी 30 दिनों के अंदर अंदर फ्रेश इलेक्शन कराएगी, लेकिन लिस्टेड कंपनी उस प्रोसेस को फॉलो करेगी जो एससीसीपी ने बताया है, जिसका मैं अभी आपसे जिक्र कर रहा था। तो इसका मतलब है कि एक बंदे के पास अगर एक तगड़ी शेयर होल्डिंग हो तो वो कंपनी का इलेक्शन रिवाइज करवा सकता है। सवाल ये है कि तगड़ी शेयर होल्डिंग कितनी होती है? जवाब ये है कि हमारे सिलेबस ने नहीं बताया। अब जब नहीं बताया तो क्या करें? अगर खुदा ना खास्ता पेपर में उन्होंने पूछ लिया, तो फिर हम जब इलेक्शन में देखेंगे कि डायरेक्टर किस औसत से आते हैं और एक डायरेक्टर को डायरेक्टर रहने के लिए कितने वोट चाहिए, तो वो वाला क्राइटेरिया हम इसके ऊपर अप्लाई कर लेंगे। मैं आगे चल के उसका भी से लिंक करूंगा इंशाल्लाह। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। सर जी, एम्प्लॉय का डायरेक्टर होना जरूरी है? क्या एम्प्लॉय का डायरेक्टर होना जरूरी है? डायरेक्टर का एम्प्लॉय होना जरूरी है, यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास एक ऐसी सीट लाजमी होनी चाहिए जहां एक एम्प्लॉय डायरेक्टर बैठा हो? कोई वाजिब नहीं है, लेकिन अगर रखना चाहें तो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू रख सकते हैं। सर प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि बाकी डायरेक्टर्स चाहें कि एम्प्लॉय हमारे साथ आके? क्या डायरेक्टर ऐसा चाहेंगे कि एक एम्प्लॉय आए? जरूर चाहेंगे। डायरेक्टर हर चीज में फुल डे टू डे चीजों को नहीं देख पा रहे, और जो बाहर से आ रहे हैं उनको तो बिल्कुल कुछ नहीं पता। वो चाहेंगे कि यार जो बंदा प्रोडक्शन को हेड करता है वो भी मीटिंग में बैठा हुआ हो, ताकि जब भी कोई मामला हो हम उससे रेफर कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आईकेप के लोग, आईकेप के काउंसिल मेंबर जब इकट्ठे होंगे, अभी अलग अलग फर्म्स में बैठे हुए अपने अपने दुनिया के काम कर रहे हैं, और वन फाइन गुड डे अचानक से मीटिंग होगी और मीटिंग में पहुंचेंगे, तो वो चाहेंगे कि एजुकेशन का जो डायरेक्टर है, एग्जामिनेशन का जो डायरेक्टर है, वो भी मौजूद हो। अब देखिए आईकेप के स्ट्रक्चर में क्या है, डायरेक्टर एजुकेशन, डायरेक्टर एग्जामिनेशन, ये एम्प्लॉई हैं लेकिन डायरेक्टर है, और ये फिर बैठते हैं उन सारे लोगों के मामलात में ताकि उनको एडवाइस दे सकें कि इस वक्त ग्राउंड रियलिटी में क्या चल रहा है। तो इसलिए एम्प्लॉय डायरेक्टर्स का बीच में होने से कंपनी की गवर्नेंस बेहतर हो जाती है। एक लॉ है जिसे हम कहते हैं कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वो खास तौर पे कहता है कि आपने एक मिक्स रखना है डायरेक्टर्स का ताकि कंपनी अच्छे तरीके से चले। जी सर सबकी सैलरी सेम होगी? क्या सबकी सैलरी सेम होगी? नहीं, पैटर्न टू पैटर्न फर्क होगा। इलेक्टेड वालों को और तरह से चीजें मिल रही होंगी, जो एम्प्लॉई लेवल का बंदा है उसको अपग्रेड करके खास लेवल से ऊपर की सैलरी नहीं दी जा रही होगी, और जो नॉन एग्जेक्टिव है उनको मीटिंग अटेंड करने का टीए दिए और मीटिंग अटेंड करने की फीस, तो हो सकता है मीटिंग अटेंड करने का 50,000 लाख रुपया दे दें, और जो आने जाने का खर्चा पानी है वो दे दें। क्या नॉन एग्जेक्टिव को इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं? नॉन एग्जेक्टिव की एक्सट्रीम फॉर्म इंडिपेंडेंट है, यानी नॉन एग्जेक्टिव 2 तरह के होते हैं, या इंडिपेंडेंट होते हैं या नॉन इंडिपेंडेंट होते हैं। इज नॉट फ्रॉम अमंग एग्जेक्टिव मैनेजमेंट टीम एंड मे और मे नॉट बी। नॉन एग्जेक्टिव जो है वो इंडिपेंडेंट हो भी सकता है, नहीं भी। इसका मतलब है नॉन एग्जेक्टिव के अंदर 2 ब्रेकअप हैं। एक वो बंदा जिसपे वो सारी शराइत पूरी हो जाए वो इंडिपेंडेंट होगा, और जिसपे शराइत पूरी ना हो वो नॉन इंडिपेंडेंट होगा, लेकिन वो होगा नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर। करते तो दोनों मीटिंग ही अटेंड है, फिर क्या फर्क है? आगे डेफिनेशन तक पहुंचेंगे, फर्क नजर आ जाएगा। तो क्या जी। नॉन एग्जेक्टिव हो सकता है? क्या एम्प्लॉय नॉन एग्जेक्टिव हो सकता है? नहीं, एम्प्लॉय तो है ही फुल टाइम डे टू डे चीजों में बैठा हुआ है, तो एम्प्लॉय हमेशा एग्जेक्टिव होता है। इसी तरह जो चीफ एग्जेक्टिव है वो हमेशा एग्जेक्टिव होता है, उसने हर वक्त बैठना होता है सारी चीजों में। जी मार्केटिंग डायरेक्टर, ये डायरेक्टर के कोरम में काउंट होगा? जी, ये एक सवाल है, सवाल का जवाब आप लोगों ने देना है। ये जो एम्प्लॉय डायरेक्टर है, क्या वो डायरेक्टर्स की गिनती में काउंट होगा? क्या डायरेक्टर की कोरम में काउंट होगा? क्या डायरेक्टर की पावर में काउंट होगा? क्यों? एनी पर्सन ऑक्युपाइंग द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर बाय व्हाटएवर नेम। तो अब जहां लॉ कह देगा ये डायरेक्टर का कोरम है, वर्ड डायरेक्टर से कंफ्यूज ही नहीं होना। डायरेक्टर का मतलब है जितनी भी तरह के पड़े हैं ना वो सब उसमें काउंट होंगे। तो अगर लॉ कहेगा फलाने जगह 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, तो पूछना नहीं है कौन से, कोई भी हो सकते हैं। हाँ, जहां उसने माइनस करना होगा, उसने कहा डायरेक्टर मेंबर ना हो, जब माइनस करवाना था तो 4 खुद ही से माइनस करवा दिए। इसका मतलब है जब वो डायरेक्टर बोलेंगे आपने हमेशा सारी तरह के डायरेक्टर सोचने हैं,
ये यूनिवर्सल रूल ध्यान में रखना है, डेफिनेशन बड़ी जबरदस्त है। डायरेक्टर मींस एंड इंक्लूड एनी पर्सन ऑक्युपाइंग द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर बाय व्हाटएवर नेम। लोग खामखा कंफ्यूज हो रहे होते हैं और हर चीज की अलग सोच लेते हैं कि वो रूल उस डायरेक्टर पर अप्लाई नहीं होगा, वो रूल उस डायरेक्टर पर अप्लाई नहीं होगा। ऐसा नहीं है। आईकेप की किताब ने भी एक जगह गलती की है, जिसका मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि उन्होंने क्रेडिटर वाले को कह दिया ये मिनिमम में काउंट नहीं होता। पता नहीं उन्होंने कहां से कहा है, मैं तो ओरिजिनल लॉ के सेक्शन दर सेक्शन छान छान के वो खत्म हो गया, लेकिन मुझे वो चीज नहीं मिली। आईकेप से जब पूछा कि इसके बारे में बताएं, उन्होंने कहा जी ये किताब वालों ने बस डाल दिया है। हाँ, तो वो एज में भी स्पेसिफाइड भी मुझे तो पता है ना, मैं तो उससे आगे वाले लॉ भी पढ़ाता हूँ, तो वो किताब ने पता नहीं कौन सी इंटरप्रिटेशन निकाल के और लिख दी है। अदरवाइज डायरेक्टर बड़ा सिंपल सा फंडा है डायरेक्टर का। जब जब भी मैं डायरेक्टर की कोई भी बात बताऊं वो सारे डायरेक्टर्स पे अप्लाई करेगी, जब तक मैं ही रोक के उसकी एक्सेप्शन ना बता दूं, या मैं कह दूं मैं ये इलेक्टेड डायरेक्टर का रूल बता रहा हूं, ये मैं नॉन एग्जीक्यूटिव का रूल बता रहा हूं। तो जब तक मैं किसी खास डायरेक्टर का नाम ना लूं और मैं खाली वर्ड डायरेक्टर इस्तेमाल करूं, तो दैट इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ डायरेक्टर्स। कहानी को स्टेप आगे जाते हैं, डायरेक्टर का इलेक्शन। अब जाहिर है हर 3 साल बाद लोगों ने इकट्ठे होना है और इकट्ठे होकर उन्होंने वोट कास्ट करने हैं डायरेक्टर के लिए। अब डायरेक्टर के इलेक्शन में जो चीज याद रखने वाली है उसकी टाइमलाइन याद रखने वाली है। तो जब एक टाइमलाइन है तो फिर मैंने एक टाइमलाइन ही आप लोगों के लिए बनाई हुई है। एक सड़क है जो इलेक्शन तक जा रही है, उस सड़क पे डिफरेंट माइलस्टोन आ रहे हैं और मुख्तलिफ जगह पे आपने मुख्तलिफ एक्टिविटीज करनी है। फर्ज करें ये है डे 0 और सड़क पे पीछे जाएंगे तो वो माइनस में है, -1 किलोमीटर, -2 किलोमीटर, माइनस इतने किलोमीटर। पहले इस दिन पे बात करते हैं, इलेक्शन का दिन। ये कौन सा दिन होगा? ये वो दिन होगा जिसपे इलेक्शन होगा। अब ये कैसे पता लगेगा कि कौन से दिन पे इलेक्शन हो? पिछले इलेक्शन से पूरे 3 साल बाद, पूरे 3 साल बाद होगा एजीएम के अंदर। 3 साल पूरे होने से 2 दिन पहले भी आप इलेक्शन नहीं करा सकते। 3 साल पूरे होने पे इलेक्शन वाजिब हो जाएगा। फिर कोशिश करें कि आपकी एजीएम आसपास हो जाए, 8, 10, 5, 12 दिनों में हो जाए, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि 3 साल पूरे होने पे आप इलेक्शन नहीं करा सकेंगे और आपको डिले होगा, तो फिर जो इलेक्शन की प्रोपोज डेट है, ये जो 3 साल पूरे होने पे जो मुमकिन डेट हो सकती है, आप उससे पिछले 45 दिनों में रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर दें कि जी हमारे इलेक्शन में कुछ डिले है, कुछ प्रॉब्लम है। रजिस्ट्रार आपको उस ड्यू डेट से 90 दिन तक आगे जाना अलाउ करेगा। तो डेट 0 वो डे है जो पिछले इलेक्शन से पूरे 3 साल के फासले पे है। अगर इस वक्त एजीएम का टाइम चल रहा है तो सबसे अच्छी बात है कि इलेक्शन एजीएम में हो। लेकिन अगर एजीएम गुजर चुकी हुई है और उस वक्त टेन्योर पूरा नहीं हुआ था, या एजीएम में भी टाइम है, तो फिर आप ईओजीएम करवाएंगे ताकि 3 साल पूरे होने पे इलेक्शन जरूर हो सके। इलेक्शन डिले नहीं करेंगे। और अगर आपको डिले करना है, जरूरत से ज्यादा डिले करना है, तो फिर रजिस्ट्रार को बताना होगा, तो आप 90 दिन तक मैक्सिमम इलेक्शन को डिले कर सकते हैं। याद रहेगा। अगर टेन्योर पूरा हो गया, 3 साल पूरे हो गए, इलेक्शन नहीं हो रहा और मेंबर शिकायत करते हैं रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार कंपनी को नोटिस दे दे कि इलेक्शन फौरन कराओ, तो कंपनी को फौरन इलेक्शन कराना पड़ेगा। तो इलेक्शन हमेशा 3 साल पूरे होने पे होगा, आइडियली एजीएम में होगा, और अगर एजीएम नहीं पॉसिबल तो ईओजीएम में होगा। तो ये है इस डेट 0 की डिस्कशन। अब जिस दिन इलेक्शन, वो 3 साल पूरे होने पे जो तारीख प्लान्ड है कि हाँ भाई इस तारीख पे इलेक्शन होना है, उससे 35 दिन पहले, कम से कम 35 दिन पहले मौजूदा डायरेक्टर सीटें फिक्स कर लेंगे कि इस दफा कितनी सीटों पे इलेक्शन होना चाहिए। पिछले डायरेक्टर ने कुछ टाइम गुजारा है, दे परफेक्टली नो कि हम ज्यादा थे या कम थे। उन्हें पता है कि कंपनी में ज्यादा बंदों की जरूरत है या कम बंदों की जरूरत है। तो ये जो मौजूदा डायरेक्टर्स हैं ये तय कर लेंगे कि अगली दफा इतनी सीटों पे इलेक्शन हो। भाई ये 13 बंदे थे, उन्होंने कहा 13 बहुत ज्यादा हो जाते हैं, 8 बंदे भी बहुत होते हैं। तो अगली दफा ये सजेस्ट करेंगे कि सीटें 8 होनी चाहिए। और अगर फर्ज करें इन्हें लगता है ये कम लोग थे, तो हो सकता है कहेंगे जी 15 सीटों पे इलेक्शन कराओ। तो पिछले डायरेक्टर्स जो रिटायर होने जा रहे हैं ना इस डेट 0 पे, वो नंबरिंग बताएंगे कि अगली दफा कितनी सीटों पे इलेक्शन हो। और जब भी 35 से कम टाइम रह जाएगा तो भी ये डायरेक्टर अपनी बताई हुई नंबरिंग खुद भी नहीं बदल सकते। हाँ, मेंबर्स कभी भी अलोंग साइड द रोड, इवन डेट 0 पे भी, इलेक्शन से इमीडिएट पहले भी कह सकते हैं ये नंबरिंग हमें अच्छी नहीं लगी, इस नंबरिंग को चेंज करें। तो नंबरिंग डिफाइन करने का रूल है डायरेक्टर्स के पास, और डायरेक्टर्स को अर्लीस्ट एटलीस्ट कितने दिन पहले नंबरिंग फाइनल कर देनी है? 35 दिन पहले। फिर क्या होगा? 21 दिन पहले खास काम होता है, नोटिस भेजते हैं। जब आप नोटिस भेजेंगे तो आप लिस्ट दे देंगे कि इस दिन ये 6-8 लोग रिटायर हो रहे हैं और इस दफा हम इतनी सीटों पे इलेक्शन कराएंगे। तो लोगों को नंबरिंग बता दें और लोगों को रिटायरिंग डायरेक्टर्स का नाम बता दें। जब नंबरिंग बता दी तो सबने अपनी कैलकुलेशन शुरू कर दी, अच्छा यार इतनी सीटें हैं, फिर तो मैं भी इलेक्शन लड़ सकता हूं। तो मुख्तलिफ लोग अपने अपने हिसाब किताब लगाएंगे और मीटिंग से 14 दिन पहले
कॉन्टेस्टेंट्स कंपनी को अपने कागजात नामजदगी जमा करा देंगे। जो जो इलेक्शन लड़ना चाह रहा है वो कंपनी को अपनी डिटेल भेज देगा, मैं ये हूं, ये मेरी प्रोफाइल है और मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूं। आप सारे मेंबर्स को बता दें कि अगर जो जो उनमें से वोट करे वो मुझे वोट कर सकता है। तो मीटिंग से 14 दिन पहले कॉन्टेस्टेंट्स ने अपनी सारी इंफॉर्मेशन कंपनी को दे देनी है, जो इसको सियासी जुबान में कहते हैं कागजात नामजदगी जमा करा दिए। फिर मीटिंग से 7 दिन पहले कंपनी की रिवाइज नोटिस भेजेगी। ये तमाम लोगों की इंफॉर्मेशन आ गई कंपनी के पास। मीटिंग से कम 7 दिन पहले कंपनी अब इन्फॉर्म करेगी कि ये हमारे 13 लोग हैं जो इन 8 सीटों पे इलेक्शन लड़ेंगे और ये इनके इंतखाबी निशान है और ये इनकी प्रोफाइल है। तो मीटिंग से 7 दिन पहले तक सारे मेंबर्स को पता है कि अब कौन कौन इलेक्शन लड़ रहा है। फिर डे ऑफ इलेक्शन पे इलेक्शन होगा, लोग वोट कास्ट करेंगे और उस वोट के थ्रू अब सारा प्रोसेस चलेगा। तो ये टाइमलाइन याद रखने के लिए मैं अक्सर कहता हूं कि आपको 7 का टेबल आना चाहिए। इसमें से 7 into 4 मिसिंग है। 7 5 are 7 3 are 7 2 7 1 7 0 0 भी तो एक नंबर है ना। तो बस सिर्फ इसमें यहाँ पे 28 मिसिंग है। 28 के अलावा ये एक हफ्ते का साइकिल चल रहा है। 5 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले, 1 हफ्ते पहले और 0 टाइम पे। ये टाइमलाइन समझ आई। अब डे ऑफ इलेक्शन पे इलेक्शन होगा। अब इलेक्शन वाले दिन क्या होगा? इलेक्शन वाले दिन कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल कैसे इलेक्ट करेंगी? उनके पास तो वोटिंग पावर ही नहीं है। उन्होंने कहा भाई जो हम अपने आर्टिकल्स में लिख लेंगे उस तरह से इलेक्शन होगा। तो हो सकता है पकड़न पकड़ाई खेलें और जो ना पकड़ा जाए उसे डायरेक्टर बना दें। यार ये तो नहीं पकड़ा जा रहा, ये बंदा जो है ना जो पकड़ा ही नहीं जा रहा, ये डायरेक्टर होना चाहिए। कोई भी तरीका रख दें। इलेक्शन का प्रोसेस लॉ ने नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में नहीं बताया, रादर उसने ये ऑप्शन छोड़ दिया आर्टिकल्स में। पुगन पुगाई खेलने, रॉक पेपर सीजर, बर्फ पानी, ठीक है। तो कुछ भी, कोई भी इनफॉर्मल तरीका जो उन्होंने डिफाइन किया अपने आर्टिकल्स में उसको फॉलो कर लेंगे। लेकिन हैविंग शेयर कैपिटल क्या करेंगे? हैविंग शेयर कैपिटल बकायदा इलेक्शन कराएंगे। अब जब इलेक्शन कराएंगे तो कुछ लोग वोट डालने आएंगे, तो वहां पे अब एक फार्मूला इस तरह से बनेगा, शेयर्स मल्टीप्लाई बाय सीट्स। मैं एक मेंबर हूं, मेरे पास 2000 शेयर्स हैं, यहां 2000 लिखा, सीटें हैं फर्ज करें 8, कितना हो गया जी? 16,000। मेरे पास 16,000 वोट्स हैं। मैं ये 16,000 वोट किसी एक कैंडिडेट को कास्ट कर दूं, या 4 लोगों में डिवाइड कर दूं, या 13 में डिवाइड कर दूं, या जैसे मर्जी करूं, मेरे पास वोट्स का उतना मल्टीप्लायर आ गया ताकि मैं ज्यादा लोगों को वोट कर सकूं। तो जब कैंडिडेट्स आते हैं तो फिर वोटिंग का एक तरीका होता है कि हम फिर इस तरह से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि अगर बंदे के पास एक शेयर भी है और वो भी ज्यादा लोगों को वोट करना चाहे सबको एक तो वो सबको एक एक भी कर सकता है, 3-3 करके अपने चंद दोस्तों यारों को दे सकता है। तो आपके वोट्स निकलेंगे एक अजीब तरीके से, नंबर ऑफ शेयर्स हर बंदे के मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सीट्स, और उससे वोट्स आ जाएंगे। अभी 16,000 आ गए, मैंने इनमें से 2,000 एक बंदे को दे दिए, 2,000 दूसरे को दे दिए और 12,000 तीसरे बंदे को दे दिए। तो हर बंदे के पास इस तरह से वोटिंग आएगी, हर बंदा उसको इस तरह से स्प्रेड कर देगा। अब उन सबका रिजल्ट आएगा। जब रिजल्ट आएगा तो जिस बंदे को हाईएस्ट वोट पड़े होंगे रिस्पेक्टिव के किस किसने कास्ट किए, वो नंबर 1 पे आ गया जी। नंबर 1 पे जो बंदा है जी उसको 7,20,000 वोट पड़ गए। नंबर 2 वाले बंदे को 6,99,752 वोट पड़ गए। तीसरे वाले को जो है वो 5 लाख पता नहीं कितने पड़ गए। चलते 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 8वें नंबर पे जो बंदा था उसको वोट पड़े हैं फॉर एग्जांपल 40,000। नीचे कम आते चले जाएंगे, चलें ज्यादा कम नहीं करते, आप लोगों का दिल दुख गया। 1,20,000। अब अगर किसी को 1,19,999 वोट भी पड़ गए वो फारिग हो जाएगा, क्योंकि सीटें कितनी थी हमारी एग्जांपल में 8। ये हमारे पास एक बेंचमार्क आ गया। ये उतने वोट हैं जितने जिसको मिले वो डायरेक्टर बन सकता है। ये तो वोट है, ये कितने शेयर्स के इक्वल है? 8 पे डिवाइड करें, जवाब बताएं। 15,000 15,000 शेयर्स। इसका मतलब है कि जिसके पास 15,000 शेयर्स होते और वो इलेक्शन लड़ता और अपने वोट अपने आप को कास्ट कर देता, वो डायरेक्टर बन जाता है। एक बेंचमार्क समझ आ गया। अब जब क्वालिफिकेशन शेयर्स रखने होंगे हमने कि अब अगले 2-3 साल में किसी बंदे के पास कितने हो कि हम उसको समझें कि वो ये हक रखता है कि हमारा डायरेक्टर बने,
वो याद नहीं था, इन्वेस्टी कंपनी ने अपने पास लिख लिया था कि हमारा क्वालिफिकेशन शेयर है। तो क्वालिफिकेशन शेयर या तो आर्टिकल्स में लिखते हैं, नहीं तो हर इलेक्शन पे जो बंदा सबसे कम वोट लेके आया होता है उसके इक्विवेलेंट जो शेयर्स होते हैं, ये नॉर्मली क्वालिफिकेशन शेयर्स के तौर पे काम करते हैं। तो अब अगर एक इन्वेस्टर कंपनी एक बंदा नॉमिनेट करना चाहती है बगैर इलेक्शन लड़े, तो हम कहेंगे भाई तुम्हारे पास कम से कम इतने शेयर्स होंगे तो तुम नॉमिनेट कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। इसी तरह से कैजुअल वैकेंसी में अगर किसी को अपॉइंट कर रहे होंगे तो हम जहन में अपने कोई ना कोई बेंचमार्क रखेंगे। तो एक बेंचमार्क आ गया कि 15,000 शेयर्स जिसके पास हो वो इस काबिल है कि वो डायरेक्टर बन सकता है, तो फिर वो जो सब्सटेंशियल एक्वायरर है, इतने शेयर्स अगर उसके पास हैं और वो इलेक्शन लड़ता तो जीत जाता, तो उसके पास इख्तियार आ जाएगा कि वो इलेक्शन रिवाइज करवा दे। अगर हमारे पास पिछले इलेक्शन के वोट्स मौजूद हैं, अगर वोट नहीं मौजूद, सवाल ने हमें वोट नहीं दिए, तो फिर हम क्या करेंगे, कंपनी की शेयर कैपिटल को नंबर ऑफ डायरेक्टर से डिवाइड कर देंगे। अंदाजा हो जाएगा कि इतने शेयर्स जिसके पास हो, अगर वो इलेक्शन लड़े और सारे बराबर भी हो तो उसको इतने वोट मिल जाएंगे। फिर मजे की बात है, एक इन्वेस्टर कंपनी, उसके पास थे 25,000 शेयर्स, उसने एक डायरेक्टर बिठा दिया मुफ्त में और कहा मैंने बाकियों को भी वोट डालना है। तो पहले उसके 25,000 शेयर्स में से माइनस कर दें 15,000 शेयर्स कि भाई इससे तो तुम्हारा डायरेक्टर फ्री में बैठा हुआ है। अब जो 10,000 बच गया उसको मल्टीप्लाई करें 8, अब वो 80,000 वोट से किसी और को वोट डालना चाहें तो वो कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन शेयर लेवल पे भी हो सकती है और वोट लेवल पे भी हो सकती है। अगर मैं से वोट लेवल पे करूं तो उनके पास वोट थे 2 लाख और अपना बंदा बिठाने के लिए कितने वोट चाहिए, 1,20,000, तो बचे कितने, इतने वोट से वो किसी और को कास्ट कर सकते हैं। सेक्शन 65 का सबसेक्शन 3 है, ये काफी कंफ्यूज करता है 165 का, कि वो जो नॉमिनेट करने के बाद अगर आप कुछ और लोगों को भी वोट करना चाहते हैं तो कितना माइनस करना पड़ेगा, इतना माइनस करना पड़ेगा, जो कि मिनिमम नंबर ऑफ वोट थे। नौवीं सीट होगी ना जी। अब अगेन ये 8 बंदे तो इलेक्शन से आ गए, अब वो लोग बगैर इलेक्शन के आ रहे हैं, यानी वो इस प्रोसेस में ही नहीं है, वो इस गिनती में शामिल नहीं है, लेकिन रेफरेंस पॉइंट हमारे लिए इलेक्शन ही है कि भाई तुम कितने तगड़े हो तो तुम मुफ्त में बंदा बिठा सकते हो। तो कहें देखो हमारे पास जो बंदा है ना, हमारे पास 25,000 शेयर्स हैं, तो अगर हमने इलेक्शन लड़ाया होता अपने बंदे को और हमने अपने बंदे को वोट दे दिए होते तो वो तो कंफर्म इन 8 में होता, बल्कि तुम्हारा एक आध बंदा फारिग हो जाता। तो हम ये पावर रखते हैं तो वो बगैर इलेक्शन लड़वाए अपना बंदा भेज देंगे, यहां तक तो ठीक है। लेकिन वो कहते हैं हम अपना बंदा भी भेज रहे हैं और इलेक्शन में हम औरों को भी वोट डालेंगे, तो फिर कहते हैं अच्छा ठीक है, तुमने जो अपना बंदा भेजा है उसके शेयर्स या उसके वोट पहले माइनस करो, रिमेनिंग वोटों से तुम बाकियों को वोट डालना चाहो हमें कोई मसला नहीं, लेकिन इतने तो तुम रिजर्व कर लो ना अपने फ्री बिठाए हुए बंदे के लिए। बात समझ आई जी। अब इलेक्टेड जो है वो क्या ज्यादा हो जाएंगे, सीट्स 8 हैं, लेकिन चूंकि जो इस तरह से नॉमिनेशन से आता है उसको भी हम डीम करते हैं इलेक्टेड डायरेक्टर, तो वो नवा हो जाएगा और वो टेन्योर पूरा होने पे वो भी चला जाएगा, लेकिन वो इन सीट्स में नहीं है, तो इसलिए इस गिनती, इस कैलकुलेशन में हम उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं। इसमें हम उन कॉन्टेस्टेंट्स का जिक्र कर रहे हैं जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं उनके दरमियान इलेक्शन तभी होगा जब नंबर ऑफ कॉन्टेस्टेंट्स ज्यादा होंगे सीटों से। अगर सीटें भी 8 और कॉन्टेस्टेंट्स भी 8 सिलेक्ट हो जाएंगे, सीटें 8 कॉन्टेस्टेंट 7, सातों सिलेक्ट हो जाएंगे, 8वीं कैजुअल वैकेंसी, ये 7 लोग मिलकर 8वीं जगह फिल कर लेंगे, उस पे कोई और बंदा ले आएंगे जिसके पास कम से कम वही क्वालिफिकेशन शेयर्स वगैरह हो। तो क्या इलेक्शन का पूरा प्रोसेस समझ आया? तो जल्दी जल्दी से देखते हैं। किताब ने कहा है कि जो रिटायर्ड डायरेक्टर उनकी ड्यूटी है कि इलेक्शन फौरन से करवाएं, और अगर कोई डिले आ रहा है तो 45 दिन पीछे पीछे बताएं और 90 दिन तक डिले कर सकते हैं। ये बात हमने पढ़ी थी। रजिस्ट्रार को भी अगर खुद पता लग जाए या 10% लोग उसे शिकायत लगा दें तो भी इलेक्शन जल्दी करवाने का आपको नोटिस दे सकता है। ये मैंने जीरो को एक्सप्लेन करते हुए पूरा सेक्शन आपको बताया था। इलेक्शन इनवैलिड डिक्लेयर करना है, वही बात, 10% लोग 30 दिन अदालत जाके, याद है मैंने कहा था सिलेबस में 3 जगह है ऐसी, मीटिंग इनवैलिड डिक्लेयर करना हो, इलेक्शन इनवैलिड डिक्लेयर करना हो, या वो जो चंद लोगों की पावर्स चेंज हुई थी वो बदलना हो। 10% लोग 30 दिन में अदालत आएंगे तो अदालत पूरे को या सिलेक्टेड को इनवैलिड कर सकता है। अगर एक डायरेक्टर को इनवैलिड उन्होंने कर दिया तो उसकी मौजूदगी में अटेंड की गई मीटिंग खुद ब खुद खत्म नहीं हो जाएंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि लो जी उसने जो मीटिंग अटेंड की थी उस मीटिंग के फैसले नल एंड वॉइड हो गए, वो मीटिंग उसी तरह से वैलिड रहेंगी। चूंकि 12-13 में से एक बंदा डिस्क्वालीफाई हुआ है, बाकी लोग तो ठीक है। तो अगर बाद में पता लग जाए कि भाई इसने गड़बड़ की है या ये बंदा सही नहीं था तो इसको अदालत निकाल देगी और
उस दौरान होने वाले फैसले स्टिल वैलिड रहेंगे, हम उन फैसलों को रिवर्स नहीं करेंगे। आखिरी डायरेक्टर की तरफ आते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ब्रेक से पहले की आखिरी बात वही जो मैंने कहा था कि हम थॉरोली पढ़ेंगे, अगर हमें टाइम ज्यादा लग रहा हुआ कोई बात नहीं, हम रिमूवल बाद में देख लेंगे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, छोटी डेफिनेशन क्या थी? वो शख्स जिसका कंपनी से दूर दूर तक फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल ताल्लुक नहीं है, कंपनी से ताल्लुक नहीं है, उसकी होल्डिंग से ताल्लुक नहीं है, उसके सब्सिडरी से ताल्लुक नहीं है, उसके एसोसिएट से ताल्लुक नहीं है, उसके डायरेक्टर से ताल्लुक नहीं है। हमें फरिश्ते चाहिए, ऐसे लोग जिनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। टू बी मोर स्पेसिफिक कुछ खास ताल्लुक बताए हुए हैं एक छोटी सी डेफिनेशन में। कोई शख्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता अगर वो एम्प्लॉय रहा हो कंपनी का या उसकी सब्सिडरी का या उसकी होल्डिंग का पिछले 3 साल में। चीफ एग्जीक्यूटिव हो या रहा हो चीफ एग्जीक्यूटिव सब्सिडरीज का, एसोसिएटेड अंडरटेकिंग का या होल्डिंग कंपनी का पिछले 3 साल में। पिछले 3 साल में कंपनी के साथ कोई मेजर बिजनेस रिलेशन हो, कंपनी के साथ कोई बड़ा बिजनेस वगैरह वो कर रहा हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पार्टनर के तौर पे, या ये कंपनी का मेजर शेयर होल्डर हो, यानी कि कम से कम 10% वोटिंग पावर खुद या अपनी फैमिली के साथ मिलकर अगर इसने लिया हुआ है, या कोई भी ऐसा कंपनी जिसका हमारी कंपनी के साथ एक गहरा ताल्लुक है, उस कंपनी में अगर इसकी मेजर शेयर होल्डिंग है, तो वो शख्स जिसका हमारी कंपनी से कोई बड़ा बिजनेस रिलेशन है वो भी इंडिपेंडेंट नहीं काउंट होगा। ये हम पिछले 3 साल की बात कर रहे हैं, ये 3 केसेस में। अगर पब्लिक सेक्टर कंपनी की बात करें तो इन 3 पॉइंट्स में रूल 2 साल का होगा पब्लिक सेक्टर के लिए, और बाकी जगह 3 साल। देन उसने पिछले 3 साल में किसी किस्म की रेमुनरेशन ली हो, या रेमुनरेशन ली हो, या एडिशनल रेमुनरेशन ली हो, या स्टॉक ऑप्शन स्कीम में पार्टिसिपेट किया हो, या परफॉर्मेंस रिलेटेड पे स्कीम में पार्टिसिपेट किया हो। 4 चीजें, तनख्वाह ली हो, एडिशनल तनख्वाह ली हो, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे स्कीम में आया हो, या कोई इंसेंटिव वगैरह की इस तरह की स्कीम में शामिल हुआ, स्टॉक ऑप्शंस वगैरह में। 2 एक्सक्लूजन है। अगर रिटायरमेंट बेनिफिट ले रहा है तो कोई मसला नहीं है भाई। 5 साल पहले डायरेक्टर था और हम उसको 10 साल से हमने सोचा था कि हम उसको रिटायरमेंट बेनिफिट देंगे, तो अगर रिटायरमेंट बेनिफिट ले रहा है तो वो एक्सक्लूजन है। दूसरा, अगर मीटिंग अटेंड करने के पैसे ले रहा है, भाई पिछले साल ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था हमारा, मीटिंग अटेंड करने के पैसे लेता था, तो हम कहेंगे हो पैसे ले रहा था डिस्क्वालीफाई। तो ऐसा नहीं होगा। तनख्वाह लेने वाला डिस्क्वालीफाई पिछले 3 साल में, एक्स्ट्रा तनख्वाह लेने वाला, स्टॉक ऑप्शन वाला, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे स्कीम वाला। और कौन से एक्सक्लूडेड है? एक्सक्लूडिंग रिटायरमेंट बेनिफिट और फिर अपार्ट फ्रॉम अ डायरेक्टर फी। तो डायरेक्टर फी नहीं और रिटायरमेंट बेनिफिट इसमें शामिल नहीं होंगे। फिर डायरेक्टर फी में तो रेमुनरेशन भी आती नहीं, डायरेक्टर फी में रेमुनरेशन नहीं आती। डायरेक्टर फी जो है वो मीटिंग अटेंड करने की फीस है। रेमुनरेशन है वो जो महीने की तनख्वाहें होती हैं, और जो फी होती है वो मीटिंग अटेंड करने की होती है। तो मीटिंग अटेंड करने के पैसे ले रहा हो या रिटायरमेंट स्कीम के तहत पैसे ले रहा हो तो उसकी इंडिपेंडेंस पर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तनख्वाह, इजाफी तनख्वाह, स्टॉक ऑप्शन स्कीम, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे स्कीम, इसका मतलब है कि वो फिर कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ गया, ये 4 तरह की चीजें लेना, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। देन अगर वो क्लोज रिलेटिव हो, किसका क्लोज रिलेटिव? कंपनी के प्रोमोटर्स का। याद है प्रोमोटर्स जिन्होंने शुरू की थी कंपनी, डायरेक्टर्स या मेजर शेयर होल्डर्स, अगर इनका क्लोज रिलेटिव हो, क्लोज रिलेटिव के अंदर स्पाउस, लीनियल सेंडेंट और डिसेंडेंट और सिबलिंग, तो वही वाले लोग जिनको हम ज्यादातर क्लोज रिलेटिव मानते हैं उनको उसने मना कर दिया। फिर क्रॉस डायरेक्टरशिप रखता हो या सिग्निफिकेंट लिंक रखता हो अदर डायरेक्टर्स के थ्रू। हमारी जिस कंपनी में आना चाह रहा है उसके डायरेक्टर्स एक और कंपनी में डायरेक्टर हैं, ये भाई साहब भी उस कंपनी में डायरेक्टर है, उस वाली कंपनी में दोनों इकट्ठे बैठते हैं, यार दोस्त हैं। इधर आके कहता है मैं तो जानता ही नहीं आपकी कंपनी को, मैं तो इंडिपेंडेंट हूं। तो अगर वो हमारी ही कंपनी के डायरेक्टर्स के साथ कुछ और कंपनियों में डायरेक्टरशिप में है कंबाइंड, तो वो क्रॉस डायरेक्टरशिप अरेंजमेंट है, वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। हाँ, अगर वो नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा है फिर डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। अगर एक नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे में कुछ लोग नेक नियति से इकट्ठे हुए हैं तो उस वजह से हम यहाँ उसकी इंडिपेंडेंस खराब नहीं कर देंगे। देन अगर बोर्ड पे 3 लगातार टर्म से ज्यादा सर्व करने के बारे में सोचेगा तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। एक दफा आया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, 3 साल पूरे किए, फिर आया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आया। एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो बार बार आ सकता है, लेकिन वो भी 3 दफा के बाद नहीं, 3 दफा के बाद जो है वो 4थी दफा नहीं आ सकता, 1 टर्म का गैप लेना पड़ेगा, फिर 5वीं दफा दोबारा से 3 टर्म का साइकिल शुरू हो जाएगा। अगर डायरेक्टर रिप्रेजेंटिंग स्पेशल इंटरेस्ट हो या कोई इस तरह का नॉमिनी डायरेक्टर, तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, क्योंकि उसका तो खास इंटरेस्ट है जिस वजह से वो आया है। गवर्नमेंट के केस में, पब्लिक सेक्टर कंपनी के केस में, वो जो पहले 3 पॉइंट्स हैं उसको 2 साल कंसिडर करना है, फिर इसी तरह से 3 टर्म्स वाली बात को हमने 2 टर्म कंसिडर करने हैं पब्लिक सेक्टर कंपनी के अंदर।
उसके अलावा पब्लिक सेक्टर कंपनी के अंदर जो गवर्नमेंट का हाजिर एम्प्लॉय है, सर्वेंट है, वो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। तो टेक्निकली एक लिस्ट याद करनी है जिस लिस्ट में सारी कंडीशन है। वी आर नॉट एक्सपेक्टेड कि इस लिस्ट के किसी एक पॉइंट की गहराई में हमसे एक बड़ा लॉजिकल सा सवाल पूछा जा रहा हो, इतना ही बहुत है कि हमने इसको रट्टा मार लिया। लेकिन फिर भी मैंने सारे पॉइंट्स को अलग अलग थोड़ा सा तोड़ तोड़ के बताया। तो अगर एक शख्स में इनमें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, देन हम उसे काउंट कर सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। सी लिखा हुआ आपने देख लिया। अब ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहां से आएगा, क्या करेंगे, ये बातें अंडरस्टैंडिंग वाली हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो किसी भी लॉ वगैरह ने अगर कहा है तो वो किस तरह से आएगा, वो एक बैंक से आएगा, एक डाटा बैंक से आएगा। एससीसीपी ने एक इदारे को कहा है, हमारे सिलेबस में वो इदारा नहीं है, मैं उसका नाम लिखा हुआ सामने। एससीसीपी ने पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को ये इजाजत दी है कि तुम एक वेबसाइट बनाओ, उस वेबसाइट पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपनी डिटेल्स डालें। वो तमाम लोग जो कि कॉम्पिटेंट लोग हैं पाकिस्तान भर के और वो चाहते हैं कंपनियों के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना, तो वो अपनी अपनी समझें सीवी जमा करा देंगे उस पोर्टल पे। तो हम जब अपनी कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते होंगे तो हम उस वेबसाइट पे जाएंगे, उस वेबसाइट पे हम अपना सेक्टर बताएंगे और हम बताएंगे हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है। हम चंद फिल्टर फिल करेंगे, हमारे सामने 8-10 फर्ज करें ऑप्शंस आ जाएंगी, हम उनमें से 2-3 जितने भी हमने चूज करने हैं हम चूज कर सकते हैं। तो यहाँ लॉ ने कहा है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो अपॉइंट होगा किसी भी लॉ वगैरह में, वो एक डाटा बैंक से कलेक्ट होगा जिसमें नेम, एड्रेसेस और क्वालिफिकेशन आ रही होंगी। वो बंदे जो एलिजिबल भी हैं और विलिंग भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए। ये कोई इंस्टीट्यूट, बॉडी, एसोसिएशन जिसको एससीसीपी कह देगा, वो ये वेबसाइट मेंटेन करेंगे। ड्यू डिलिजेंस बिफोर सिलेक्टिंग पर्सन लाइव विद कंपनी या गवर्नमेंट। कंपनी या गवर्नमेंट जो यहां से डायरेक्टर उठा रही है, ध्यान उन्होंने नहीं करना है। इस लिस्ट में, इस डाटा बैंक में आने का हरगिज मतलब नहीं है कि बंदा बड़ा कंपिटेंट है। इन्होंने तो सिर्फ आपको एक सहूलत दी है ना कि यहाँ लोग सारे इकट्ठे कर दिए हैं। मैनर क्या होगा इसका, प्रोसीजर क्या होगा, डाटा बैंक पे जो क्वालिफिकेशन और रिक्वायरमेंट को वो कर रहे हैं, शैल बी स्पेसिफाइड बाय एससीसीपी ने एक लॉ बता दी है, कंपनीज मैनर एंड सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रेगुलेशन 2018। दिस वेरी अटेम्प्ट ऑनवर्ड, ये रेगुलेशन सिलेबस से निकल चुकी है। इससे इमीडिएट पीछे तक ये रेगुलेशन के 2 एक सफे हमारे सिलेबस में होते थे। तो अब हमने वो नहीं देखना कि वो कौन वेबसाइट क्या करेगी, बंदे किस तरह से रखेगी, बंदों का तजर्बा क्या होगा, क्या तालीम होगी, वो अब हमने याद नहीं रखना। ये ऊपर की रिक्वायरमेंट एससीसीपी अगर एप्लीकेशन पे उसे लगे कि मुश्किल लग रही है ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करना, तो उस रिक्वायरमेंट को वो वेव भी कर सकते हैं। यहां तक बात समझ आई? ब्रेक की तरफ जाना है या थोड़ा और पढ़ना है? ब्रेक की तरफ से जाना है। भाई का सवाल पहले ब्रेक अनाउंस करते हैं, फिर सवाल बीच में ले लेते हैं ना। मैं पहले ब्रेक का टाइम बता दूं ताकि वो ब्रेक में 2:53 हो रहे हैं, तो 3:05 सेफ टाइम है। ठीक है, 3:05 पे दोबारा इकट्ठे होते हैं। अब बताएं सवाल।